जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली गुड। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का सुपर फास्ट ट्रैक बैच ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। और न्यू वाले बच्चे क्या कर रहे हैं भाई लोग? कनेक्टेड रहो, हो सकता है मैं नई चीज़ें डाल दूं, नई चीज़ें नहीं डालूं, मुझे नहीं पता। बट आई ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए आईडीडी का सुपर फास्ट ट्रैक बैच मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बैच के अंदर सबसे पहली चीज़, पुरानी बातें कर लेते हैं। सुपर फास्ट ट्रैक जो बैच है, पहले भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में पहला बैच दिया था मैंने आईडीटी के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, ओल्ड सिलेबस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपना रिजल्ट देता हूँ। 70% बच्चे पास हुए थे और 30% बच्चे फेल्ड हुए थे। अब बच्चे फेल्ड क्यों हुए, मेरे को 30% बच्चों से मतलब है। 70% पास हो गए, दैट्स इट, हो गए, ठीक है, चलेगा। अब ये जो 30% बच्चे फेल हुए, इनके फेल होने का कारण क्या था? 2-3 कारण है, 1 मिनट रुको बताता हूँ। हाँ, देखो, सबसे पहली चीज़ है, क्या समस्या आई? सबसे पहली चीज़ है, बच्चों ने लेक्चर्स सारे कंप्लीट नहीं किए। मैंने आपको अगर लेक्चर्स प्रोवाइड किए, 20 आवर्स का था, 20 घंटे का था, 20 घंटे का था लेक्चर, ठीक है। तो अब बच्चों ने, किसी ने 15 घंटे कवर किया, किसी ने 17 घंटे किया, पूरे लेक्चर्स कवर नहीं किए। दूसरी चीज़ थी कि मैंने इनको प्रेजेंटेशंस के लिए सबसे लास्ट में बताया कि लिखना कैसे, हाउ टू राइट इन एग्जाम कि भाई ये एग्जाम, ये एग्जाम एम कर लेना है इसको, ठीक है, कि भाई पेपर में तुमको लिखना कैसे, क्योंकि ये जीएसटी का पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है, लॉ का पेपर है। इसको प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि अपने को लिखना कैसे। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती तो आपको दिक्कत आ जाने वाली है कि भैया किस तरीके से अपने को करना है, क्योंकि मार्क्स काटता है सामने वाला है, कॉपी चेकर आपके मार्क्स काटेगा अगर आपने तरीके से नहीं लिखा है। उसको बच्चे की तरह समझाना होता है कि भाई इस तरीके से अपने को लिखना है, ये सारे पैटर्न्स आपको आने चाहिए। तो ये चीज़ मैंने क्या हुआ, सबसे लास्ट में जाके बताई। पहले मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया, उसके बाद जाके 18-19 जो लेक्चर्स थे, मतलब बोले तो 18-17-18 घंटे हो गया, लास्ट में एक लेक्चर डाल दिया, इसमें मैंने बताया भाई आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद मैंने होमवर्क्स भी दिए थे, 3-4 होमवर्क मैंने बच्चों को दिए। अब जिस बच्चे ने 15-17 घंटे कंप्लीट किया, उसके बाद 18-19 जो लेक्चर्स है, लास्ट के 1-2 लेक्चर्स से उन्हें देखे नहीं, देख भी लिए तो मैंने उनको बोला था कि भाई तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है, नहीं किए। उसके कारण भी एक रीजन है उनका कि भाई वो लोग फेल हो गए, कि भाई प्रेजेंटेशन तरीके से कर नहीं पाए, एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन क्या था? कम्युनिकेशन विद टीचर। कम्युनिकेशन, अब भाई तुम्हें प्रॉपर कम्युनिकेशन टीचर के साथ रखना होगा कि तुम्हारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हुए, कितना टाइम पीरियड में तुम कंप्लीट करोगे। मेरा मेन मोटो क्या रहता है सुपर फास्ट ट्रैक बैच देने का? मेरा मेन मोटो ये होता है कि भाई 20-25 घंटे में तुम्हारे लेक्चर्स हम कंप्लीट करेंगे, मतलब 5 से 10 दिन लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 दिन में सारा आईडीटी का पोर्शन कंप्लीट करो, याद करो, साइड रख दो, ठीक है। अब भाई मैं मैराथन डालूंगा तो मैराथन उठा के देख लो, नहीं देखना है तो सेल्फ कम से कम 3 बार स्टडी कर लो, आराम से तुम्हारे 60+ आ जाएंगे। भाई 60+ के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स करना है। एक बार तुम्हें पढ़ना है, बहुत तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है, सॉरी, हाँ, 3 बार तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। पहली बार है कि भाई तुम ये सुपर फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट करो, ठीक है। फिर सेकंड टाइम तुम सेल्फ पढ़ो। तीसरी बार तुम्हें एग्जाम के पहले अगर तुम्हें मैराथन से पढ़ना है, मैराथन से पढ़ो, या फिर तुम्हें सेल्फ रिवाइज करना है, सेल्फ रिवाइज करो, और चौथी बार एग्जाम पे जाके फोड़ दो एग्जाम, आपका काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे करते ही नहीं, आधी चीज़ें फॉलो करते, आधी चीज़ें फॉलो नहीं करते। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम अपने हिसाब से पढ़ रहे हो तो तुम अपने हिसाब से पढ़ो, या फिर मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो तो अपना दिमाग स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। तो अब फिर मेरे हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो अब ये सुपर फास्ट ट्रैक बैच है, इस अटेम्प्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 3 गलती बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों से, और मेरी तरफ से भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि भाई लेक्चर्स तुम्हें प्रॉपर कंप्लीट करने ही होंगे। दूसरी चीज़ है हाउ टू राइट एन एग्जाम, ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर्स के साथ बताता जाऊँगा कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे पढ़ना है इस चीज़ को, और अपने को इस तरीके से लिखना है। और तुम्हें होमवर्क भी दूंगा बाकायदा, 1-2 क्वेश्चन मेरे को चाहिए डेली के। जब भी तुम लेक्चर देख रहे हो, मुझे नहीं पता तुम कब लेक्चर देखोगे, क्या स्केड्यूल रहेगा तुम्हारा, बट जब भी तुमने एक लेक्चर कंप्लीट किया, उसके लास्ट में अगर तुम्हें होमवर्क दिया तो मुझे होमवर्क तो व्हाट्सएप करोगे कि सर ये कंप्लीट हो गया। उसमें तुम्हारी जो गलती होगी वो मैं सुधारूंगा। क्यों भाई? जब भी तुम लिख पाओगे, करना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब भी तुम्हारे 60+ आएंगे। देखो 40 मार्क्स लाना बड़ा आसान होता है, 40 to 60 में जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, प्रेजेंटेशन वगैरह मैटर करती है, ठीक है। और पूरा पोर्शन अगर कवर किया हुआ तो 60+ आराम से आता है। और एक बार तुम्हारे 60+ आ गए तो तुम्हें अगली बार तुम्हें एग्जामिशन मिल जाएगी, 3 अटेम्प्ट तक तुम्हें आईडीटी का पेपर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मैटर है। अपने को सुपर फास्ट ट्रैक बैच
इस अटेम्प्ट का जो रहेगा 25 आवर्स से रहेगा, मतलब 25 आवर्स से 27 आवर्स तक का चला जाएगा। इससे कोई इससे ऊपर का ड्यूरेशन नहीं जाएगा, 1-2 घंटे ऊपर नीचे तो मैनेज कर लेना। अब जो इस अटेम्प्ट में दूंगा, ये 3 गलती तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी, ना तुम्हारी तरफ से होगी ना मेरी तरफ से होगी, ठीक है। लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करना। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, हाउ टू राइट एन एग्जाम, ये मेरे पे छोड़ देना। तीसरी चीज़ है प्रॉपर कम्युनिकेशन विद मी, मेरे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना। कितने लेक्चर्स हो गए, कब तक कंप्लीट कर रहे हो, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सारी चीज़ें तुम, हाँ तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तुम व्हाट्सएप पे आके मेरे से बातचीत करो भाई। ये लो एक बार और लिख लो भैया, 799999 सॉरी 7999993171, ये दे रखा हुआ है यहाँ पे यार, समरी बुक में दे रखा हुआ है। ये नंबर पे तुम व्हाट्सएप करो, सर कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है, स्केड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है, मैं स्केड्यूल बना के दूंगा भैया। कैसे पढ़ना है, फर्स्ट ग्रुप कैसे पढ़ना है, सेकंड ग्रुप कैसे पढ़ना है, किस पर मेजर फोकस रखना है, किन टॉपिक्स पर कम फोकस रखना है। पढ़ाई नहीं हो रही तो मेरे से बातचीत कर सकते हो, लेकिन बच्चे हैं कि नहीं करते ही नहीं है, सर शर्म लग रही है बातचीत नहीं करना, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस अटेम्प्ट में मेरे को प्रॉपर आपसे कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। अपन एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का, मेरे को पिंग कर देना, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, अपन एक ग्रुप में तुमको सब ऐड कर देंगे, कोई भी क्वेरी वेरी होगी सब कुछ वहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो ये चीज़ थी, पुरानी बात है, पुरानी दिन खत्म करो। अब बात करते हैं हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, सुपर फास्ट ट्रैक बैच। सुपर या SUPER सुपर फास्ट ट्रैक बैच और IDT। ये किसके लिए भैया, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है। और जुलाई 23 एग्जामिनेशन या फिर आपकी दिसंबर 23 है, फुल्ली अमेंडेड बैच है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना, सॉरी कहाँ गया ये रहा, आपको कुछ भी नहीं देखना। फुल्ली अमेंडेड बैच में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूट्यूब पे इसके 3 डेमो क्लासेस डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बाई करना है तो बहुत सी नॉमिनल सी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप व्हाट्सअप कर देना, जो भी क्वेरीज है सब कुछ डाल देना, यहाँ से आप बाई भी कर सकते हो। व्हाट्सअप कर देना, कैसे बाई करना है क्या करना है सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इस सुपर फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ इससे पहले एक चीज़ और, जो रिपीटर्स हैं, जो लोग बच्चे फेल हो गए थे, जिन्होंने क्लासेस ली हुई हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि भाई अगर तुमको करना क्या है, तुमने जो पहले समरी बुक तुमको दी हुई थी वो पढ़ो, ठीक है। समरी बुक प्लस अमेंडमेंट्स, क्योंकि अमेंडमेंट आया हुआ है, क्या कहते हैं उसमें, एग्जामिनेशन चैप्टर में अमेंडमेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अमेंडमेंट के लिए मैं एक लेक्चर डाल दूंगा, एक लेक्चर रहेगा 1-1.5 घंटे का होगा, प्लस उसके साथ मैं PDF फाइल अटैच कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है, तो फ्री में वैसे भी जाती है, ठीक है। ये लेक्चर प्लस आपको PDF फाइल दे दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब पुरानी समरी बुक पढ़ लेना, प्लस एक अमेंडमेंट का लेक्चर दे दूंगा जिन्होंने क्लासेस बाई की हुई थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर उनको लगता है कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा, फिर से अब अपने को पढ़ना है, तो भाई सुपर फास्ट ट्रैक बैच फिर से ले लो, फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें मैं एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा, वो पुराने बच्चे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ओके सर, अब बात करते हैं हमारा सुपर फास्ट ट्रैक बैच के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड रहेगी, क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं रहेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहली चीज़ है, देखो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा समरी बुक। क्या दूंगा मैं, समरी बुक। अब इस समरी बुक में कितना 100 से लेकर 130 पेजेस की है, जिसके अंदर GST प्लस कस्टम, GST प्लस कस्टम दोनों चीजें। GST तो बेटा मैंने पूरा कवर किया हुआ है 100%, चल 100 छोड़, तुम ले लो भाई 99% बोल रहा हूँ, 1% में खा गया, चलो 99% तुम्हारा पूरा GST कवर्ड है। और इसको मैंने किया हुआ है कितना, 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स सर क्यों, बिकॉज 4 चैप्टर्स करने का इसलिए क्योंकि देखो कस्टम जो है तुम्हारी इंस्टीट्यूट ने पता फाइनल लेवल की चीजें उठा के कस्टम में डाल दी, सब कुछ आता कितना, वेटेज कितना है 20 मार्क्स, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स, ठीक है। तो 80 मार्क्स का ये आएगा, ये तो अपन पूरा कवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 20 मार्क्स का आने वाला है, इसमें क्या किया, 15 मार्क्स का तो मैं कवर करूंगा 4 चैप्टर्स, बाकी के 4-5 चैप्टर जितने भी हैं, 7 to 8 चैप्टर, जितना भी मुझे नहीं पता, 5-6 चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और ये जो 4 चैप्टर्स हैं 15 मार्क्स के हैं। तो भाई ये 4 चैप्टर्स 15 मार्क में मैंने कवर करा दी, सिर्फ 5 मार्क का मैंने ये छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और आएगा कितने का, 5 मार्क्स का। तो बेटर है भाई 95% कवर करो, बहुत है, इनफ है, आपका काम हो जाएगा आराम से। क्या कर लोगे आप, आराम से
अचीव कर लोगे, ठीक है। और 5% मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इतना तो तुम खुद छोड़ के जाओ, टॉपर भी होगा तो वो भी ये चीजें छोड़ के जाता है कभी भी। 5 मार्क का ये वाले जो 4-5 चैप्टर्स ये दे रखे हैं 5 मार्क में, थ्योरेटिकल चीजें बहुत कम, बहुत करता ही नहीं बच्चा, एक बार रीड करेगा छोड़ देगा, उससे ज्यादा भी वो पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो अपन 95% कवरेज अपन ने ली हुई समरी बुक के अंदर। तो पहली चीज है ये जो सुपर फास्ट ट्रैक बैच है हमारा, सुपर फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है, या फिर इसको क्रैश बैच बोलो, नाम कुछ भी बोलो। एक मिनट, क्रैश बैच, ठीक है, क्रैश बैच नाम कुछ भी हो बेटा, मैंने 100% कवरेज दी है। मैंने जीरो से लेकर आपको हीरो बनाने तक का सफर मैंने इसमें डाला हुआ है कि भाई तुम्हें अगर बिल्कुल जीएसटी का जी भी नहीं आता तो भी तुम इस बैच को ले सकते हो आराम से। सब कुछ कवर्ड किया, बेसिक से लेके बहुत अच्छे लेवल तक मैंने इसमें आपको कराया हुआ है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैलिडिटी सब कुछ प्रोवाइड की गई है, ठीक है सर। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ समरी बुक, इसको रटना है बैठ के। क्या करना है सर? रटना है, समझा तो मैं दूंगा। और दूसरी चीज है भाई साहब क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। और मैं बता दूं थोड़ा लिखने में मेरे को तकलीफ आ रही है क्योंकि ये मैंने पेन टैब अभी खरीदा हुआ है, तो थोड़ा मैं यूज टू नहीं हुआ हूँ उससे, इसलिए पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। और ठीक है, मैनेज कर लेना, 1-2 लेक्चर में दिक्कत आएगा, फिर अपन कंप्लीट कर यूज टू हो जाऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपका वर्क बुक के क्वेश्चन होंगे प्लस पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन होंगे। भाई पेपर कितना भी टफ हो, आराम से तुम 40 मार्क्स लेके आओगे, कैसे भी पेपर बना ले भाई। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखो पेपर कैसा भी आ सकता है, देखो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर बड़ा आसान आया था, तो हमेशा प्रोजेक्ट करके रखना कि इस अटेम्प्ट को थोड़ा सा हो सकता है टफ दे दे, नहीं भी दे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, भरोसा नहीं है, ठीक है। आसान भी आ जाए, टफ भी आ जाए। टफ का मतलब क्या होगा? टफ का मतलब होगा कि भाई पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है सर, और थोड़ा सा टेक्निकलिटी लेवल बढ़ा देंगे भैया। जो टीचर्स बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या चीज होती है, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। अब आसान आएगा तो पूरे वर्कबुक के क्वेश्चन छपे दिखेंगे, आसान नहीं आएगा तो पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स आपको दिख जाएंगे। तो भैया अपन टफ लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं कि भैया अब 60+ जाना है तो जाना ही है, हमारा एम है 60+। जिसका एम है भाई 60+ लाना है, भैया कमेंट में भर देना 60+ लाना है, फोड़ देंगे इस अटेम्प्ट में, ठीक है। दो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा इनफ है कंटेंट। अब तीसरी चीज है मैं आपको दूंगा मैराथन। देखो कोई कोई बच्चे होते हैं खुद पढ़ते हैं, सेल्फ पढ़ते हैं, एक बार टीचर से पढ़ लिया बात खत्म, फिर कुछ किताब उठा के समरी बुक उठा के खुद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बैंक खुद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो मैराथन से उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो वो बच्चे बिल्कुल मैराथन मत देखना। जब मैं डालूंगा 1 महीने पहले एग्जाम के डाल दूंगा, 15 दिन पहले डाल दूंगा, जब भी रहेगा अपन डाल देंगे, ठीक है। एग्जाम के 1 दिन पहले तक मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैराथन तो वो बच्चे बिल्कुल ना देखें जिनको भाई खुद पढ़ने से याद होता है, ठीक है। और अगर किसी को सुनने से याद होता है, कोई बच्चा है भाई सुनने से याद हो रहा है, तो बिल्कुल मैराथन प्रेफर करे। इस मैराथन के अंदर मैं क्या करूंगा, लास्ट अटेम्प्ट तक मैंने 2 अटेम्प्ट में मैंने मैराथन डाले जिसमें मैंने पूरा कंटेंट डाला हुआ है 10-12 घंटे में। लेकिन इस बार मैं क्या कंटेंट प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, स्पेशल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, या फिर वह क्वेश्चन जो कंसेप्ट कवर करते हैं, वो सारी चीजें मैं मैराथन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और अपनी ये पीडीएफ फाइल से पढ़ेंगे समरी बुक से। जिसको मैराथन चाहिए मैराथन रख लेना, नहीं तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और हम और क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये 3 चीज हो गई। अब देखो एमसीक्यू के लिए नोट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, NOTE नोट लिखते हैं अपन एमसीक्यू के लिए। क्या भाई एमसीक्यू देखो, समरी बुक जो है ना, समरी बुक, समरी बुक के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट दे रखे हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम सिर्फ समरी बुक भी करके जाते हो, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये तुम्हारे ऑटोमेटिक कवर्ड है। क्यों सर? मैं एक चीज मानता हूँ, अगर तुमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी हुई है, मतलब तुमने समरी बुक पूरी पढ़ी हुई, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है, तो तुम्हें एमसीक्यू वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम जो भी दिखेगा टिक लगाते हुए चले जाओगे, ये इसका, ये इसका भी, इसका सी, इसका डी, इस तरीके से आप करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो समरी बुक पढ़ लो, एमसीक्यू वगैरह तुम्हारे कवर्ड होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम बोलोगे मेरे से कि भाई रिक्वेस्ट करोगे व्हाट्सएप पे बता देना कि एमसीक्यू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, अगर इनके लिए अलग अलग से लेक्चर बनाना होगा तो मैं एक अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा 2-3 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 आवर्स का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट ट्रैक बैक। इसके 3 डेमो लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, 3 डेमो रहेंगे। उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना 7999993161। अगर कोई भी क्वेरी है या फिर आपको बाई करना है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से दिख जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप कर देना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर फास्ट ट्रैक बैच। ये हमारी समरी बुक है,
ये देखो आप इसकी थोड़ा सा झलक ले सकते हो। ठीक है सर, आप इसकी झलक ले सकते हो। टाइम पास भी डाला हुआ है, कार्टून वार्टून भी डाले हुए हैं यहाँ पे भाई, डोंट वरी बी हैप्पी। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा सुपर फास्ट ट्रैक बैच। ये हमारी समरी बुक है, ओल्ड सिलेबस के लिए है, न्यू वालों के लिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बट स्टे कनेक्टेड विथ मी, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, और एक चीज़ बोलूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्यों, और प्लस लाइक भी कर देना वीडियो को, क्यों भाई, हम लोगों की बहुत मेहनत लगती है भाई, हर एक टीचर बहुत बेस्ट दे रहा है अपना। और अभी मेरा 1 घंटे का लेक्चर था, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, यही सेम लेक्चर रिकॉर्ड किया, फिर उसको उठा के डिलीट कर दिया, क्योंकि ये जो पेन टैब से मैं यूज टू नहीं था, मैं लिख नहीं पा रहा था तरीके से, इस चक्कर में मेरा सॉफ्टवेयर दूसरा था, पूरा मेहनत बेकार गई 1 घंटे की। उसके बाद फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि भाई बहुत सारी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैराथन रहेगा, रिवीजन लेक्चर हो सकता है प्रोवाइड कर दो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओल्ड सिलेबस के लिए डाल रहा हूँ, न्यू के लिए आई डोंट नो, कुछ कह नहीं रहा हूँ, अपडेट होगा, अपडेट आपको मैं व्हाट्सएप से कर दूंगा। ठीक है, जो भी रहेगा बता दूंगा। ठीक है, और ये जो है लेक्चर्स हैं जुलाई और दिसंबर 23 के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। सुपर फास्ट ट्रैक जिसको दिसंबर 23 के लिए लेना है वो भी ले सकता है, अमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो 799999317161। ठीक है, ये समरी बुक है आईडीटी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या लिखना है, हाँ, अगर आप मेरे से सिर्फ समरी बुक परचेस करते हो तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये चीज़ दूंगा कि भाई अगर आप ठीक है समरी बुक ले रहे हो तो प्लीज़ एक बार लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर लिंक छोड़ी होगी कि भाई तुमसे बोलूँगा लिखो, या फिर तुमको मैं समझाऊंगा ये चीज़ ऐसे लिखना है, ये चीज़ करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिंक ही नहीं बिठा पाओगे अगर तुम करते हो तो। ठीक है, और अपना टारगेट है भैया 60+ का लाना है, तो बस लाना ही है, और इस अटेम्प्ट में आएंगे। बस मेरे से कनेक्टेड रहो, जो जो चीज़ बोल रहा हूँ वो करो, अपना दिमाग ऑफ रखो, मेरा दिमाग चालू रहने दो, जो जो बोल रहा हूँ करते जाओ। चाहे तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो देते रहो, लेकिन मेरे से बातचीत करते रहो। ये इंस्टाग्राम का पेज है भाई, दिव्यांशु बांजल पर्सनल है, इसको फॉलो करना है, फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो ये टीचिंग के लिए CSCS में डिस्कशन टाइम पास के लिए बनाया था, फॉलो करना है, फॉलो कर दो। उसके बाद हमारा यूट्यूब है दिव्यांशु बांजल के नाम से। ओके, सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी व्हाट्सएप नंबर यही है भाई लोग, तुम्हें कोई भी दिक्कत है, तुमने मेरे से कोर्स लिया हो नहीं लिया हो, तुम बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेरी है तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा। हाँ, और ये इंडेक्स है भाई, इंडेक्स में अपने को धीरे धीरे लिखते जाना है, क्योंकि अभी चैप्टर 1 रिकॉर्ड हुआ है। समरी बुक चैप्टर 1 की मैंने बनी तो सबकी है, बस अपडेट करना बाकी है, लिंक कनेक्ट नहीं की हुई है एक दूसरे से, मर्ज नहीं की हुई है PDF, तो इसलिए चैप्टर 1 है। जैसे जैसे लेक्चर्स बनाते जाऊंगा यूट्यूब पे अपलोड होते जाएंगे, ड्राइव पर अपलोड होते जाएंगे, और वैसे वैसे ये चैप्टर्स, ये जो PDF फाइल है चैप्टर 1 है अभी मर्ज होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे अपने को हर लेक्चर में मैं आपको लिखवाता जाऊंगा पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 2 से लेके 6 पेज नंबर तक चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू GST चैप्टर नंबर 1 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पूरा टाइम पास हो गया खत्म, अब बोले 15-17 मिनट लगा हुआ टाइम पास का। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू GST, इसके अंदर क्या है, अगर तुम्हें हो सकता है तुमने ये चीज़ पहले पढ़ी हो, लेकिन एक बार क्या होता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ लो। इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लस ए का 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के MCQs देखने को मिल जाएंगे। अब ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू GST है क्या, देखो भाई, आप छत पे खड़े हो, बाहर रोड का नज़ारा देख रहे हो, मतलब आप पूरा ऊपर से नज़ारा देख रहे हो, वो चैप्टर नंबर 1 है। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ भाई, हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश घूम रहे हो पूरा, या फिर कश्मीर घूम रहे हो पूरा, नीचे का पूरा व्यू देख रहे हो, ये ओवरव्यू देता है, उसी का नाम है चैप्टर नंबर 1। ये पूरा GST का ओवरव्यू देगा ऊपर ऊपर से कि इस GST के अंदर क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, मेरे को या फिर किसी टीचर को उसके 1-2 लेक्चर देख के उसके कंटेंट को देखकर एकदम से जज मत किया करो। मेरे कम से कम 3 डेमो डाल रहा हूँ, तीनों डेमो देखो, उसके बाद तुम मेरे को जज करना, किसी और टीचर से कंपेयर कर रहा है उसके बाद करना, क्योंकि भैया इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर है, इस लेक्चर में ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू GST, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या किया हुआ है, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो इसमें नहीं समझाया मैंने, क्योंकि बकायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है, क्योंकि ये सुपर फास्ट ट्रैक बैच है, हर चीज़ एक फर्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, फिर उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे ITC चैप्टर में, या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बकायदा उस चैप्टर का पूरा प्रॉपर सब कुछ उसमें समझाया। तो फिर से इंट्रोडक्शन टू GST वाले चैप्टर में डालने से कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है, टाइम वेस्ट करना था। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे ना, दोगला यहाँ क्यों करना है भाई। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू GST है, 4 मार्क्स का इसमें से आएगा तो वो चीज़ पढ़ेंगे ना। ठीक है, बेमतलब में एक चीज़ को 2 बार पढ़ने से फालतू टाइम वेस्ट करना है, कुछ नहीं होगा, तुम भी बोर होगे, मैं भी बोर होगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैंने जो स्पेसिफिक चैप्टर थी वहाँ डाली हुई है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से जो आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, वो इस चैप्टर के अंदर से ही फंसेगा जो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से सबसे बेसिक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि भाई डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इसका सबसे पहली चीज मैंने निमोनिक बना लिया, रामू चाचा RIP, रामू चाचा निकल लिया ऊपर। तो आर से हो जाएगा हमारा, रुको 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 रुको, रामू चाचा RIP। ठीक है, रामू चाचा RIP। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस अपने को लिखने को बेसिकली आ सकता है 4 मार्क्स के अंदर थ्योरेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसको हल्का सा जूम करता हूँ, आई थिंक आपको विजिबल है तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब आपको विजिबल है प्रॉपर। ओके, तो रामू काका RIP हो गया। सबसे पहली चीज है प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। हाथों हाथ याद करते हुए चलो। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब जितनी ज्यादा तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जाएगी उतना तुम्हारा टैक्स बढ़ता जाएगा। सपोज करो 10 लाख की इनकम है, डायरेक्ट टैक्स में तुमने पढ़ा होगा 1,12,500 का टैक्स लगता है तुम्हारा, 112,500, 1,12,500 का। 15 लाख की इनकम होगी तो और ज्यादा बला 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 और ज्यादा टैक्स लगेगा। 20 लाख की इनकम है तो और ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया प्रोग्रेसिव इन नेचर है। क्या भाई, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, सॉरी, हाँ, थोड़ा सा मेरे को रफ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही। ठीक है, हाँ, ये क्या है, हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर है। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा रिग्रेसिव इन नेचर है। भाई रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब तुम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली, तुम पे अगर 28% जीएसटी की रेट लग रही तो भाई लगेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई किसी की इनकम कम है तो उससे कम ले लो टैक्स, किसी की इनकम ज्यादा है तो उससे ज्यादा ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। फिर दूसरी चीज है इनकम बेस्ड टैक्स है, मतलब तुम्हारी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, क्या, डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का सप्लाई बेस्ड टैक्स, अगर मैंने तुमको सप्लाई किया गुड्स तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, इनकम के ऊपर नहीं करूंगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सप्लाई चैप्टर है पूरा, सेक्शन 7 है इसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर पढ़ेंगे सप्लाई का मतलब क्या। सप्लाई का बेसिकली मतलब है सेल करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, उसको सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ने सप्लाई की तो टैक्स लग जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने इनकम कमाई तो टैक्स लगेगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स में भी चीजें पड़ी होंगी। ठीक है, और फिर है कि भैया इसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, रेट डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल है, HUF है, उसकी उसकी क्या है भैया, स्लैब लगता है 5%, 20%, 30% लगता है। ठीक है, अब कंपनी के लिए 30% डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और वो क्या कहते हैं उसको, एक और है AOP BOI, हाँ, इन सब चीजों के लिए स्लैब रेट लगता है। ठीक है, ऐसे करके भाई रेट डिफरेंट है हर पर्सन के। यहाँ पे पर्सन का मतलब ये नहीं है कि दिव्यांशु पांचाल 1% है, तुम लेक्चर देख रहे हो तो तुम पर्सन नहीं रे बाबा। इनकम टैक्स में तुमने पर्सन का मतलब पड़ता है, 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, AOP होता है, BOI होता है, कंपनी होती है, और ऐसे करके 2 और होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक और होता है, कोई याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन पर्सन के लिए बोला गया, सबके लिए रेट अलग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेट किसी के लिए अलग नहीं होता है। कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF, सबके लिए अगर 12% GST तो 12% लगेगा उस चीज पे, 18% तो 18 लगेगा, 28 है तो 28 लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है भैया, क्या, रेवेन्यू किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, उसको रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता है, रेवेन्यू की पॉलिसी वगैरह कौन लेके आता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला गया है भाई साहब, GST में तुम्हें पता है, नहीं पता तो बताऊंगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास टैक्स जाता है, आधा आधा पैसा। सपोज करो 28% GST लग रहा है तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगी रखेगी और 14% स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ये चीज होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू इन दोनों के पास जाता है। और कंट्रोल कौन करता है, रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, पॉलिसीज कैसे बनाई जाएगी, वो डिपार्टमेंट कौन सा देखता है, CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ये डिपार्टमेंट देख रेख करता है, पॉलिसीज बनाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गया, 4 नंबर का या 5 नंबर का आ सकता है। तो रामू चाचा RIP हो गए, रामू चाचा RIP हो गए। डिलीट करके फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, रामू चाचा कैसे RIP हो गए। एक सेकंड का टाइम दे, अपन इसको डिलीट करते हैं पूरा। चलिए, रामू चाचा RIP हो गए।
रामू चाचा आर से हो जाएगा भैया हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आर से रेवेन्यू, याद करने का ट्रिक है रामू चाचा RIP, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ये रेवेन्यू किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसमें सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर रामू चाचा, चाचा से भैया CBDT संभालेगा इसको, चाचा से भैया यहाँ पे CBEC संभालेगा इसको, ठीक है सर, रामू चाचा। फिर आर पे हो जाएगा रेट, रेट 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 रेट, डिफरेंट पर्सन पर रेट डिफरेंट होगी, इस पर रेट सिमिलर होती है कोई भी। आई पर हो जाएगा इनकम अप्रोच है, ये इनकम बेस्ड टैक्स है, ये हमारा सप्लाई बेस्ड टैक्स है। P पर हो जाएगा प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर, रामू चाचा RIP, रामू चाचा RIP। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, टाइम पास वाला खत्म हुआ, ठीक है, 4 नंबर का था। अब ये यहाँ से प्रॉपर GST स्टार्ट होता है। कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि GST आया कहाँ से, क्यों आया, कब आया। देखो हालांकि आपके देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं समझाते हैं भाई GST क्या हुआ कि भाई 2006 में ये हुआ, 2007 में ये हुआ, 2009 में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कर करके 1 जुलाई 2017 में ये GST आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया पूरे इंडिया के अंदर। ये इस तरीके से टीचर्स लोग आपको समझाते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, सुपर फास्ट ट्रैक बैच है ये, हमारा टाइम इतना हमारे पास है नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है तुम्हारे जो स्टडी मेट है ना, खोल के देख लेना, अगर उसमें ये चीज़ हिस्ट्री ऑफ GST लिखा हो वहीं कि भैया ये चीज़ 2006 में हुआ, 7 में हुआ, 9 में हुआ, 12 में हुआ, 14 में हुआ, कि ये चीज़ दे रखी, कहीं नहीं दे रखी, तुम्हारा कोर्स का पार्ट ही नहीं है। बस ये कि भैया ड्यूरेशन बढ़ाना, इसलिए चलने दो भाई, धीरे धीरे चलने दो, हंसी मजाक चलने दो। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास और हंसी मजाक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे भी एग्जाम है, मुझे भी पता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो तुम लेक्चर्स देखते हो भाई, ठीक है, 25 घंटे के लेक्चर्स है, कैसे देखोगे, क्या करोगे, टाइम पास हटा दिया मैंने इसलिए, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, टाइम पास के लिए 2 मिनट समझा रहा हूँ कि भाई एक मनमोहन जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये हमारे मनमोहन जी थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब। सोचे कि भैया देखो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं भाई, एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है, सेल्स टैक्स लगता है, और वैट लगता है, ठीक है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता है, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, परचेस टैक्स लगता है, ऑक्ट्रोई टैक्स लगता है, बहुत सारे लगते हैं। तो ये सब माथापच्ची काय को करना है, अरे एक टैक्स लेके आओ ना यार पूरे इंडिया के अंदर, उसको बोलेंगे GST, ठीक है सर, तो हम GST लेके आएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ भैया, मस्त बढ़िया इनकी टीम बैठी, फाइनेंस मिनिस्टर जब ये थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इनके अंदर में बहुत सारी टीम होंगी भाई, जरूरी है भाई टीम होना। एक ड्राफ्ट बनाया इन्होंने, एक बिल बनता है, तुमने समझाओ कि भैया ड्राफ्टेड बिल होता है, ठीक है, ड्राफ्ट बिल बनाया जाता है कि भैया इसको अपन प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। अब ये पास होता है पार्लियामेंट से, तो इसको अपन क्या बनाएंगे, लॉ बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, एक्ट बन, अरे कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट बन जाएगा और इंडिया पे लगा देंगे, लग जाएगा। लेकिन हुआ क्या भैया, जब ये मनमोहन जी हमारे कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये मनमोहन जी भी नहीं बन रहे मेरे से, सही थे, ये रहे मनमोहन जी, ये हाथ, ये इनके पैर, ठीक है, मनमोहन जी बन गए हमारे। मनमोहन जी जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे भैया, जब पार्लियामेंट में पास करने के लिए क्या चाहिए था भैया, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये पास नहीं करा पाए थे। जब मोदी जी की सरकार आई भाई 2017 में जाके बिल पास हुआ, ठीक है, और इस बिल को क्या नाम दिया भैया, एक्ट बना दिया गया, ठीक है भाई। अब ये एक्ट बन गया 2017 में। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ, अपने टाइम पास की चीजें, सिलेबस का पार्ट नहीं है। 1 जुलाई 2017 से ये हमारे पूरे इंडिया के ऊपर लागू हो गया। अब बात समझना, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि भाई देख, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो भीमराव अंबेडकर जी ने इतनी बहुत मोटी वाली बुक लिखी हुई है, इस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि भैया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट CG सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है, ये इनके पास पावर थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो GST आया ना, GST में क्या हुआ, भयंकर लड़ाइयाँ हुई। किस तरीके से लड़ाई हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती मैं टैक्स लगाऊंगी, मेरे को टैक्स चाहिए पूरा, स्टेट गवर्नमेंट बोली कि मेरे को टैक्स लगाना, मेरे को टैक्स चाहिए, तो ऐसे करके पास नहीं हो रहा था GST। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या बोला कि भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा टैक्स रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली चीज क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स पूरा कलेक्ट करती है, INCOME, इनकम टैक्स कलेक्ट। इनकम टैक्स का सारा कलेक्शन किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अब GST बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स,
अगर जीएसटी का कलेक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती मैं रखूंगी, अगर सारा का सारा कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती तो स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स अगर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी पूरा फंड रख लिया, डायरेक्ट टैक्स का भी पूरा फंड रख लिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। कैसे नहीं रहा सर? ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो है बेटा, पैसा नहीं होगा ना तो कहीं कंट्रोल नहीं होगा, समझने की बात सोच। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सारा फंड अगर इनने इकट्ठा कर लिया तो स्टेट के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। अब पैसा नहीं बचा तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, जैसे मैं एमपी में बैठा हूँ, एमपी गवर्नमेंट में हमारे शिवराज सिंह, ठीक है, अरे कैसे लिखा हुआ, शिवराज सिंह जी मामा, ठीक है, ये बीजेपी की तरफ से है भाई, ठीक है, बीजेपी इन्हीं की पार्टी है, बीजे और पी। तो ये चलेगा कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भैया 100 करोड़ रुपए दो, हमें हमारे स्टेट को डेवलप करना है, ठीक है भाई, ये खुशी खुशी दे देंगे क्योंकि शिवराज मामा इन्हीं का चेला आदमी है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, दे देगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किसका, दिल्ली गवर्नमेंट में कौन बैठा है, हमारे मफलर वाले चाचा, आम आदमी पार्टी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, एजे भाई। अब एजे भाई से तो भयंकर दुश्मनी भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी की, ये उनकी बुराई करे, ये उनकी बुराई करे। अब ये चले गया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दे दे भाई पैसा दे दे, हमको हमारा स्टेट डेवलप करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने 100 करोड़ मांगे, गवर्नमेंट देगी 30 करोड़ 50 करोड़ की, भाई नहीं देना भाई, राज चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं देना क्या कर लोगे, ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई हर एक स्टेट बोलता है कि नहीं भाई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये जो जीएसटी का कलेक्शन है आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये रजामंदी हुई, उसके पास ये एक्ट पास हुआ, ठीक है, तो आधा सेंट्रल रखेगी, आधा स्टेट रखेगी। तो अब ऐसी कोई पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर थी नहीं कि भाई आधा टैक्स तू रख, ऐसा कुछ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि खुद कुछ एक्ट बना, टैक्स लगा सकती, टैक्स कलेक्ट कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, तू टैक्स लगा, तू टैक्स कलेक्ट कर सकती। लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था कि भाई सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगाएं और दोनों कलेक्ट करें, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अब इसकी डेट वगैरह मैं आपको बता दूं, क्या क्या याद करना है क्या नहीं, वो अपन आगे की बात है, अपन बता दूंगा अभी समरी बुक में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट किया गया कि भाई इसको अमेंडमेंट करके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई कि बेटा तुम दोनों साथ में आओ, टैक्स लगाओ, टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स खाओ, मजे करो, हाड़ में जाए जनता, ठीक है, ये चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें क्लियर कहानी समझ आ गई, ठीक है सर, इतना काम हो गया हमारा। अब कुछ और चीजें बताता हूँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, समरी बुक में हम और आगे से चीजें देखेंगे, सॉरी, ठीक है। देखो अब कैसे कलेक्शन होता है। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है, सप्लाई, आई थिंक आपको विजिबल होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ, हाँ प्रॉपर है, ठीक है। सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। मैंने मान के चलो 100 रुपए का तुम्हें गुड्स से सप्लाई किया, ठीक है, 100 का किया, कोई गुड्स है सप्लाई किया गुड्स, ठीक है। अब इस पर मैं मान के चलो 10 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 10 रुपए, ये हो गया 110 रुपए, ठीक है सर, मैंने कलेक्ट कर लिया। ये 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट हो गया। ये 10 रुपए का जीएसटी मैंने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया, 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए है कैसे स्टेट के पास जाएगा, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो इसके लिए भाई नियम बनाएगा। क्या नियम है, बहुत बहुत आसान है भाई। अगर एमपी से एमपी में सेल होती है, एमपी टू एमपी, अगर मैं भी एमपी में बैठा हूँ, तुम भी एमपी में बैठे हुए हो, एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। तुमने कभी कभी देखा होगा बस के ऊपर लिखा देखा होगा इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगी। फॉर एग्जांपल इंदौर में अगर मैं बैठा हूँ, इंदौर से लेके अगर मैं यूपी में झांसी में जाना है, इंदौर टू झांसी, एक स्टेट का एक शहर से दूसरे स्टेट का दूसरे शहर जाना है, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, एमपी के कोई भी शहर है, एमपी से टू यूपी जा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। ये तुमने बसों के ऊपर भी देखा लिखा होगा कि भाई इंटर स्टेट चलती है हमारी बस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। ये दो टर्म याद करो, इंटर स्टेट, ये हमेशा ही काम आएगी आपको। एक होती है इंटर स्टेट और एक इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। एमपी टू एमपी सेल करता हूँ, एक ही स्टेट से एक ही स्टेट के अंदर सेल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एमपी टू एमपी, यूपी टू यूपी, राजस्थान टू राजस्थान, पंजाब टू पंजाब, हरियाणा टू हरियाणा, दिल्ली टू दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक ही स्टेट में सेल होता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, ठीक है सर, और आपने 10 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है, तो ये कैसे जाएगा, अपने को 5 रुपए किसको देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं सीजीएसटी,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस नाम से ही आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। और 5 रुपए जो है आप कलेक्ट करोगे SGST, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, जब तुम बिल बनाओगे ना भाई 100 रुपए है तो यहाँ पे लिख दोगे 5 रुपए CGST, ठीक है, और SGST ये 5 रुपए, सिंपल, बस 110 सामने वाले से ले लोगे, ठीक है। ये गुड्स है, ठीक है। और जब तुम जीएसटी का चालान भरोगे, मतलब जीएसटी कैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, चालान के बेसिस पे करते हैं ना भैया, चालान फाइल होता है, मतलब पैसा देते हैं, सीधी सी बात है। अभी पढ़ो कि भाई गवर्नमेंट को हमको पैसा देना, तो ये 10 रुपए हैं, हम उनको उनके अकाउंट में डालेंगे, तो हम CGST अकाउंट होगा एक, अभी अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। CGST अकाउंट में 5 रुपए डाल देंगे हम, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और SGST अकाउंट में हम 5 रुपए डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कलेक्ट करके इनको दे देंगे, तो ये अपोर्शन हो गया, इनके पास ऑटोमेटिक चला गया। ये CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, SGST MP गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ, MP टू MP सेल हुआ तो MP की गवर्नमेंट के पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि ये मैंने क्या किया था, इंट्रा स्टेट सेल की थी। इंट्रा स्टेट सेल मतलब एक ही स्टेट से एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंटर स्टेट, मैंने MP में बैठा हूँ, MP से अगर मैं UP में सेल करता हूँ, ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ बेटा याद कर, सुनते जाना। अब वो कहानी खत्म हो गई, ये जो ऊपर मैंने समझाया था ना तुम्हें, भैया ये एक्ट आया कहाँ से, ये वाला कहाँ गया, ये जो कहानी लिखी हुई थी ना 1 जुलाई 2017 को आई हुई थी भाई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो थे मनमोहन जी थे, वो वाली कहानी सुन के छोड़ दो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो कहानी सुना रहा हूँ वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली, यहाँ तक तो मैं सिर्फ सुन के छोड़ देना है। लेकिन अब जो सुना रहा हूँ ना, या मतलब सुनते रहना है, नहीं सो गए, स्किप मत करना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब अपन यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ, अगर मैंने MP से UP में सेल करता हूँ, मतलब कि मैं इंटर स्टेट सेल करता हूँ। अब मैंने क्या किया, 100 रुपए का कोई गुड्स था, ठीक है भाई, 10 रुपए का इस पे GST कलेक्ट किया, ये हो गया हमारा 110 रुपए। अब ये जो 10 रुपए कलेक्ट किया, मैं क्या कर रहा हूँ, MP में बैठा हूँ, MP से लेके मैं UP में सेल कर रहा हूँ, मतलब इंटर स्टेट सेल कर रहा हूँ, इंटर स्टेट, ठीक है, मैं इंटर स्टेट सेल कर रहा हूँ। इस केस में अब GST क्या होगा, कौन सी स्टेट के पास जाएगा, MP गवर्नमेंट रखेगी या फिर UP गवर्नमेंट। जैसे 10 रुपए आया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है भारत देश के अंदर, ठीक है। 5 रुपए मैं दे दूंगा, 5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कितना, 5 रुपए। अब ये बताओ 5 रुपए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, MP वाले के पास जाएगा कि UP वाले के पास जाएगा, ये जाएगा UP वाले के पास। क्यों जाएगा सर, GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जौन सा स्टेट खाएगा, जिस स्टेट में कंज्यूम होगा, सर्विस हो चाहे गुड्स हो, वह स्टेट उस टैक्स को रखेगी, वह स्टेट उस टैक्स को कमाएगी। तो UP गवर्नमेंट को 5 रुपए दे दूंगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना, मैं बैठा हूँ MP में, अब मैं UP गवर्नमेंट को कैसे दूं। अभी मैं ऊपर वाला जो केस था हमारा, ये वाला जो केस था इंटर स्टेट वाला, जो सॉरी कहाँ गया ये, हाँ, ये वाला जो केस था इंटर स्टेट में बैठा हुआ था, ये मैंने ये 10 रुपए कमाया हुआ था, 5 रुपए CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, 5 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ था। तो इस केस में क्या, मैं MP टू MP सेल कर रहा था, ठीक है, तो MP गवर्नमेंट को मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे सकता हूँ। लेकिन अरे ये क्या हो रहा है, हाँ हाँ, MP टू MP बैठा हूँ, मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी स्टेट में बैठा हूँ। लेकिन अब दूसरा जो केस आ रहा है मेरे पास, MP टू UP सेल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, MP टू UP। अब MP टू UP जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं MP में बैठा हूँ, तो UP गवर्नमेंट को कैसे दूँ, तो इसके लिए एक सिस्टम लेके आए, क्या कि आप कुछ मत करो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पैसा दे दो। IGST करके है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस नाम से आप टैक्स कलेक्ट करो, 10 का 10 रुपए आप कलेक्ट करो, ये 10 रुपए पूरा का पूरा IGST के नाम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। अब IGST का कॉलम होगा हमारे पास, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब अकाउंट है ये, IGST 10 रुपए हम डाल देंगे। अब इसके आगे का सिस्टम क्या हमारे ऊपर नहीं होता, इस आगे का सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या करती है, 5 रुपए इसमें से खुद रख लेगी, ठीक है, और 5 रुपए उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ है उस टैक्स का, मतलब UP गवर्नमेंट को। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अपने को नहीं करना, अपना काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि भैया IGST का पेमेंट है 10 रुपए, अपन IGST के अकाउंट में 10 रुपए डाल देंगे, बात खत्म, दैट्स इट। वो आगे का काम सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जाने, उसका काम जाने, वो कैसे देगी क्या करेगी उसकी समस्या वो दे देती है, ठीक है सर। यहाँ तक कि मेरे को कहानी समझ आ गई है, ये जो सारी चीजें अपन
अभी समरी बुक में जाके सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कि हमको कहानी समझ आ गया। अब एक और चीज कंसेप्ट है वो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, आगे भी काम आएगा। ठीक है, चलो पहले आप समरी बुक से पढ़ लो, हॉस्पोज ना हो आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कितना 2 से लेके 6 पेज तक, 9 पेज तक है, 6 पेज, एक मिनट, हमारा 2 से लेके 9 पेज तक है आई थिंक। 9 पेज है, कितना पेज है, एक सेकंड, हाँ 6 पेज का तो पूरा वो है चैप्टर नंबर 1, तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या होता है सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अभी बताया मैं आपको ढोकला। ध्यान से सुन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी कि दोनों मिलके आपस में आके भैया टैक्स लगा सके, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखी हुई है, क्या हो रहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखी हुई है, किताब लिखी हुई है एक, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं जिसको, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, एक मिनट रुकना, ये हरकतें कर रही है, ये लिखने में हरकत कर रही है ये, और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, 101 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 101 याद रखो, एमसीक्यू में पूछते हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक्ट 2016। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया। कब, डेट याद रखो ढोकला, अबे एड़ा इंसान याद रख, 8 सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 को पास किया गया। इसमें पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि दोनों आपस में आओ एक जीएसटी जैसा टैक्स को पास कराओ। ठीक है साहब, ये मिट गया, अच्छा भला लिखा था यहाँ पे, मिट गया। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाओ आप और आराम से पास करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेट कब की है भैया, 8 सितंबर 2016 में पास हुआ। इसमें क्या है भैया, ये लिखा हुआ है, पावर दी गई किसको, पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कोई भी एक्ट पास होता है तो पूरा सेंट्रल, सॉरी, पार्लियामेंट में अगर कोई एक्ट पास होता है तो पूरे इंडिया पे लगता है। पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पास कराती। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधानसभा, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, पता होगा, सोशल साइंस में पढ़ा होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, स्टेट के सीएम वगैरह होते हैं, स्टेट के जितने भी मिनिस्टर वगैरह बैठते थे, स्टेट में कोई भी एक्ट पास कराना है तो स्टेट लेजिस्लेचर में पास करा लो, आपका जो स्टेट है उस पर लग जाएगा। बोले तो एमपी में अगर कोई भी एक्ट पास करना है, एमपी लेवल का अगर है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर में पास करा दो। ठीक है, पूरे एमपी पे लग जाएगा। यूपी का अगर है तो यूपी की स्टेट लेजिस्लेचर में पास करा दो तो यूपी पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों में आपको एक्ट पास करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अथॉरिटी मिल जाएगी भैया, दोनों के पास पावर आ जाएगी कि आप अपना अपना एक्ट पास करो और आप एक्ट लगा दो। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ और प्यारी सी चीज, एक बहुत अच्छी सी चीज है। क्या है वो, ये है, देखो जीएसटी क्या है, एक लॉ है। जब तक इस लॉ को आप एक्ट नहीं बना देते, ये इंडिया पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। इस लॉ को जब तक आप एक्ट नहीं बना पाते, आप अप्लाई नहीं होगा। देखो, तो सेंट्रल लेवल पे बोले तो पूरे इंडिया पे अगर कोई भी एक्ट पास करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में जाएगी, वो एक्ट को क्या कराएगी, वो लॉ को पास कराएगी। एक्ट बना दिया, ठीक है, अपन ने एक्ट बना दिया और अब पूरे होल ऑफ इंडिया पे लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझा रहा हूँ क्योंकि अपनी समरी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कोई भी स्टेट है, स्टेट में कोई भी एक्ट पास कराना है तो आपको कहाँ जाना होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में। शांति से पेशेंस से सुनते जाना, इसके मत करना, दिमाग खराब मत करना, चीजें आप कंसेप्ट छोड़ दोगे। कुछ अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ तो भूल भाल जाओगे। तो यहाँ पे आप एक्ट पास कराओगे तो आपका स्टेट में लग जाएगा। जिस स्टेट में पास करेगा उस स्टेट में, एमपी गवर्नमेंट, एमपी में पास करना है तो एमपी की स्टेट लेजिस्लेचर में जाओ तो एमपी में लगेगा। यूपी की है तो यूपी में जाओ, यूपी में लगेगा। लेकिन अब चक्कर क्या है पता, 28 स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो भाई अब क्या होगा भाई, 28 के 28 स्टेट्स के अंदर, क्या 28 के 28 स्टेट्स के अंदर एक्ट पास होगा। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर एक स्टेट का अलग अलग। इनने क्या किया ना, बेवकूफों ने बेवकूफ बनाया। इनने क्या बनाया भी, हर एक स्टेट में हर एक स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी, उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट में एक्ट लगेगा, SGST। लेकिन इनने क्या, सबके कॉपी कर लिए। कैसे कॉपी किए बताता हूँ। 28 स्टेट है, ठीक है सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा लगाएगी, CGST लगाएगी। ठीक है, CGST एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट
ये मैं आपको समरी बुक में सब दिया है, ठीक है। CGST एक्ट है, एक बार आपने पास किया पूरे इंडिया पे लग गया। अब ये जो 28 के 28 स्टेट हैं, हर एक स्टेट अपना अपना एक्ट अपने अपने पार्लियामेंट में जाओ बेटा, सॉरी अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में जाओ बेटा, जाके पास करो, ठीक है। तो तुम पे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर एक स्टेट में लग गया, सेंट्रल लेवल पे लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बची कितनी, क्या 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, क्या है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में देखो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी चलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, दमन एंड दीव, लद्दाख हो गया, इनमें क्या है आप सीएम नहीं बिठा पा रहे हो। क्यों नहीं बिठा पा रहे हो, देखो जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ बार बार लड़ाइयाँ हो जाती है। अगर मैं वहाँ पे सीएम बिठा दूंगा वहाँ पे, हो सकता है वो सीएम को मार दे, हो सकता है वो जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट है दबाव में काम कर रही है टेररिस्ट के, तो इन यूनियन टेरिटरीज को क्या बोला गया कि भैया जितनी भी यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो यहाँ पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्ट पास करेगी ना इनके लिए, तो पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इन यूनियन टेरिटरीज पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यूटी जीएसटी, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर लेगी पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इन यूनियन टेरिटरीज पे, तो ये एक्ट पार्लियामेंट में पास करेगी, तो जीएसटी वहां जाके यूटी जीएसटी के नाम से वहां पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब ये जो सीजीएसटी लगाया था ये तो बेटा ये तो पूरे होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, 28 स्टेट में भी लगेगा और 8 यूनियन टेरिटरीज है उस पे भी लगेगा। और यहाँ पे देखो 8 यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज का बनाने का मकसद क्या था कि भाई, एक सेकंड रुकना, हाँ यूनियन टेरिटरीज को बनाने का मकसद ये था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन दो ऐसी स्टेट्स हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी दिल्ली और पौंडीचेरी बोलते, कोई पुडुचेरी बोलता है, ठीक है। दो ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे इनकी स्टेट की लेजिस्लेचर है। अरे तुमको पता नहीं है क्या ढोकलो, दिल्ली में, हाँ दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसी स्टेट है, यहाँ पे क्या है इनकी इनकी विधानसभाएं हैं, बोले तो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, इनकी स्टेट लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा पता, एसजीएसटी लगेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ये खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है इसको, ये क्योंकि इनकी इनकी स्टेट लेजिस्लेचर, इनके पास पावर है, कोई भी एक्ट अगर इनकी स्टेट लेजिस्लेचर में पास करोगे तो इनकी यूनियन टेरिटरी पे लग जाएगी। लेकिन बाकी की जो 6 यूनियन टेरिटरीज है, यूटी बची कितनी, ये 6 यूटी बची हुई है ना, इन 6 यूटी में सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे अपन यूटी जीएसटी लगाएंगे। तो कहने का एक समरी दे रहा हूँ आपको कि भैया सारे के सारे स्टेट्स पहले सेंट्रल लेवल पे बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे समरी दे रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें अपन ने उसमें कवर्ड है। समरी दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लगाएगा, होल ऑफ इंडिया पे लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके सीजीएसटी लगेगा। फिर हर एक स्टेट, तो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो एसजीएसटी ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जिस स्टेट में आप सेल करोगे, जो कंजम्पशन करेगा स्टेट वो उस पर लगेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है सर, समझ आ रहा है इतना, नहीं भी आया समझ कोई दिक्कत नहीं, आने वाले चैप्टर्स में सारी चीजें इतने बहुत प्यार से क्लियर करूंगा, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ये क्या बेसिक चैप्टर है, बहुत सारी चीजें समझा भी सकते हैं, अब जितना ज्यादा समझाऊंगा उतना डेप्थ में जाने का ही रहेगा, और मतलब कोई मतलब नहीं, टाइम पास करना ही होगा पूरा का पूरा, क्योंकि वो हर चीज रिपीट होनी हर चैप्टर में, ठीक है। 28 स्टेट है और प्लस 2 स्टेट्स और ले लो, कौन से, दिल्ली ले लो और पुडुचेरी ले लो, यहाँ पे भी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी स्टेट पे लगेगा। लेकिन बाकी की बची रिमेनिंग जो यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको शायद विजिबल है कि एक बार, हाँ विजिबल है, चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज है इस पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी, रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज पे लगेगा, ठीक है, यूनियन टेरी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा, ओके सर। अब मेरी बात सुनना, और हाँ, और एक और रह गया हमारा आईजीएसटी,
अगर आप MP2 यूपी सेल करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो MP2 यूपी, मैंने आपको समझा दिया था ऊपर, उस पर लगेगा IGST। ठीक है, अब IGST क्या होता है, ये सब चीज़ अपने को नीचे मैं भी समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने 100 रुपए की सेल की, ठीक है, सेल की, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मैंने MP2 MP की, ठीक है, या फिर MP2 यूपी की, मतलब अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंटर स्टेट की। और ये चीज़ मैं ना ITC चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, या फिर जो टोटल का क्वेश्चन करेंगे ना अपन, उसमें CGST लगना, HGST लगना, UTGST IGST क्या क्या लगना है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप बस एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इंटर स्टेट। और कोई भी डाउट है बच्चों मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अगर मैंने MP2 MP सेल की 100 रुपए की, और रेट में मान रहा हूँ 10% है, 10% GST की रेट है, तो GST का अमाउंट कितना होगा, 10 रुपये। 10 रुपये, सॉरी, 10 रुपये GST का अमाउंट है, मैंने 10 रुपये GST कलेक्ट कर लिए। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ MP2 MP सेल, तो ये जो 10 रुपये है मैं कहाँ कहाँ पे दूंगा, 5 रुपये CGST में दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 5 रुपये। ठीक है सर, और स्टेट गवर्नमेंट SGST, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 5 रुपये। ऊपर का एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कंजम्पशन बेस्ड वाली पे। किसने कंज्यूम किया, MP2 MP सेल किया ना, MP वाले ने कंज्यूम किया, तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल क्लियर होगा। ठीक है सर, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, सेल किया है मैंने 100 रुपीज़ का MP2 यूपी। ठीक है, MP2 यूपी का बोलते हैं अपन इंटर स्टेट सेल की हुई है। सर क्लियर हो रहा है चीज़ें हमको, सर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर मैंने रेट ऑफ टैक्स GST 10 रुपये, बहुत सिंपल सा रख रहे हैं। हालांकि GST की रेट 10 रुपये होती नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ भाई 10 रुपये। ठीक है, GST मैंने 10 रुपये रखा हुआ है। तो अगर मैंने MP2 यूपी सेल किया हुआ है, तो मैं कलेक्शन किसके पास जाएगा, GST का कलेक्शन किसके पास जाएगा, CGST 5 रुपये नहीं जाएगा, SGST 5 रुपये। सर ये सही है कि गलत है, बताओ मेरे को बच्चों, सही है या गलत है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं कर रहा हूँ इंटर स्टेट सप्लाई, MP से यूपी में सप्लाई किया हुआ है, यूपी वाली गवर्नमेंट को आधा पैसा देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन चक्कर ये है, यूपी वाली गवर्नमेंट को मैं दूं कैसे, तो इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा तुम कुछ मत करो, IGST कलेक्ट कर लो और IGST अकाउंट में डाल दो 10 रुपये पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने ऊपर भी तुम्हें समझाया था, 10 रुपये मैंने IGST कलेक्ट कर लिया, मैंने IGST के अकाउंट में डाल दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 5 रुपये खुद रखेगी और 5 रुपये यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, इतना सा हो गया। ठीक है, तो अपने को IGST कलेक्ट करना है 10 रुपये और IGST अकाउंट में भारत सरकार के में डाल देना है। सिंपल सिंपल है। तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, काट देना, इस चीज को नहीं करना। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ UTGST के रिगार्डिंग में, तीसरा वाला, कि भाई मैंने MP में बैठा हूँ मैं, चलो MP बहुत कर दिया मैंने, मैं ले रहा हूँ राजस्थान। मैं राजस्थान में बैठा हूँ, राजस्थान से मैंने सेल किया, कहाँ पे किया गया मैंने, मैं करता हूँ लद्दाख, LADAKH, लद्दाख में करता हूँ मैं। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, UT है। तो 100 रुपये वही, ठीक है, गुड्स बेचा, 10 रुपये का GST कलेक्ट किया। ठीक है सर, अब ये जो GST मैं कैसे किसको क्या दूंगा, कैसे किसको क्या दूंगा मैं, ये क्या हुआ देखो, एक स्टेट से दूसरा स्टेट करो या फिर दूसरा यूनियन टेरिटरी करो, हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करो या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में करो, हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ऊपर वाले केस में क्या हुआ बच्चों, इंटर स्टेट सप्लाई हुई है ना डोकलों, हाँ सर हुई है ना। तो बेटा सेम एज इट इज IGST यहाँ पे भी, जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो IGST कलेक्ट कर लो 10 रुपये। सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर वाले केस में हुआ, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, आधा पैसा लद्दाख वाली गवर्नमेंट रखेगी। हम IGST कलेक्ट करो और IGST गवर्नमेंट को दे दो, वो आपस में अपोर्शन करती रहेंगी। 3 केस हो गया। चौथा केस बता दो सर अब हमें। चौथा केस है भैया लद्दाख। लद्दाख, अरे यार एक तो मिटाने का समस्या रहता है इसमें हल्का सा, लद्दाख LADAKH, लद्दाख में बैठा हूं मैं, लद्दाख से लद्दाख, लद्दाख से लद्दाख मैंने सेल किया। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, ये क्या है यूनियन टेरिटरी, यहीं से यहीं पे सेल हो रहा है। अब क्या करूं मालिक, वही 10 रुपये का GST कलेक्ट किया मैंने, तो ये जो 10 रुपये का GST कलेक्ट किया, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, CGST को जाएगा 5 रुपये, और आधा पैसा UTGST
यूटीजीएसटी को जाएगा। अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया यूटीजीएसटी, क्योंकि ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे स्टेट नहीं है। यूटीजीएसटी है तो आधा पैसा यूनियन टेरिटरी को जाएगा। इस तरीके से अपोर्शन होना है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 1 सेम थे सर, बिल्कुल सर सेम थे। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 सेम थे, हाँ जी बिल्कुल सेम थे। बट एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे देखो पहला वाला जो था ना, यहाँ पे MP टू MP सेल कर रहा था, तो यहाँ पे SGST था, क्योंकि यहाँ पे हमने ये स्टेट क्या थी हमारी, MP था। लेकिन अब यहाँ पे चौथे जो केस है, ये हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब तो अपने को यूटीजीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूटीजीएसटी कलेक्ट किया और यूटीजीएसटी अकाउंट में हमने सरकार के अकाउंट में डाल दिया। सिंपल है सर, इससे ज्यादा क्या दिमाग लगाना है। ठीक है सर। अब पांचवा केस लेता हूँ मैं। पांचवा केस में मैंने बहुत सारे केसेस ले लिए आपको समझाने के लिए। हमारा टाइम देख लूँ, हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। हमने टाइम हो गया 54 मिनट, 1 घंटा लग चुका है बेसिक लेक्चर को कंप्लीट करने में। चलो ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। 25 आवर्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पांचवी चीज मैं लेता हूँ भाई, दिल्ली। दिल्ली का मैंने समझा है, दिल्ली टू दिल्ली सेल हुई। जल्दी जल्दी करते हैं अपन। दिल्ली टू दिल्ली सेल हुई, GST कलेक्ट किया मैंने कितना, 10 रुपए। तो बताओ जल्दी फटाफट, दिल्ली को हम क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट। हाँ, इंटरेस्टेड मानेंगे जी, बिल्कुल सर इंटरेस्टेड मानेंगे। दिल्ली को हमने क्या माना, इनकी स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली और पुडुचेरी। या अगर मैं पुडुचेरी लिखता और यहाँ पे भी पुडुचेरी लिखता, मतलब दिल्ली टू दिल्ली सेल करूंगा, या फिर मैं पुडुचेरी टू पुडुचेरी सेल करूंगा, पौंडीचेरी टू पौंडीचेरी सेल करूंगा, तो दिल्ली टू दिल्ली सेल करूंगा, तो ये हमारी इंटरेस्टेड सेल मानी जाएगी। यहाँ पे आपको CGST कलेक्ट करना है 5 रुपए, और SGST कलेक्ट करना है हमको 5 रुपए। ठीक है, सिंपल है, बात खत्म है। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा अगर छठा केस और ले लेता हूँ, दिल्ली से मैंने सेल किया हुआ किसको, दिल्ली टू MP करता हूँ, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गई। ठीक है सर, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, तो मैं इसमें डायरेक्टली IGST कलेक्ट करूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता बच्चों। ठीक है, और कोई भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ये चीज़ मैंने समझा दी, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, SGST कब लगेगा, UTGST कब लगेगा, IGST कब लगेगा, CGST कब लगेगा। 4 एग्जाम्पल देके मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मैंने ये चीज़ समझा दी है। ठीक है सर, इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। चलो चलो जल्दी 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 फटाफट आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने कर लिया था। अब ठीक है, ये हमारा काम हो गया, ये जो मैंने समझाया काम आएगा, चिंता मत करना। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 246। रट लो बेटा, रट लो रट लो रट लो। आर्टिकल नंबर 246A MCQ में पूछा जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ बना के MCQ, या फिर उसमें क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा कॉलम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। आर्टिकल से बोला, आर्टिकल 246A में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई साहब आपने अपने एक्ट लगाओ, अपने अपने एक्ट बनाओ। अभी जो पढ़ाया, CGST बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, पूरे इंडिया पे लगेगा। SGST हर एक स्टेट बनाएगा और उसके रिस्पेक्टिव स्टेट पर लगाया जाएगा। सिंपल है, अभी बढ़ाया तुम्हें। UTGST ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। UTGST यूनियन टेरिटरी के पास कोई पावर नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी पूरी पावर होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट UTGST एक्ट बनाएगा और लगाएगा। ये UTGST, CGST, SGST, IGST इनके फुल फॉर्म नीचे दे रखे, चिंता मत करना, इसी PDF फाइल में। फिर बचा क्या, IGST, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता हूँ तो IGST लगता है, तो वो भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये पावर दे दी गई आर्टिकल 246A के अंदर, पावर दी गई कि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एक्ट बनाओ और लगाओ। तो ये पावर किसने दी, आर्टिकल 246A ने दी। ठीक है, और इसमें दे रखा IGST, मैंने आपको बता दिया IGST अपोर्शनड होगा, मतलब बांटा जाएगा, आधा सेंटर के पास जाएगा और आधा उस स्टेट के पास जाएगा जिस स्टेट ने कंज्यूम किया, जिस स्टेट को माल बेचा गया, जिसने खाया, गुड्स को खाया, सर्विस को लिया। ठीक है, स्टेट या फिर UT यूनियन टेरिटरी, स्टेट भी बोल सकते हो या फिर यूनियन टेरिटरी, या तो स्टेट आएगा या तो यूनियन टेरिटरी, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं GST विल बी लीवेड, ये डेफिनेशन दे रखी हुई है DEFN, यह एक्ट की डेफिनेशन है। GST इज लीवेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ लिखा नहीं है इसमें, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या बोला गया है भैया, GST लगता है, किस चीज पर लगता है, गुड्स पर लगेगा, सर्विस पर लगेगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको बाहर रखा हुआ है। दारू पर वेट लगता है, वेट लगेगा, उस पर कभी भी GST नहीं लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट वेट को कंट्रोल कर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट दारू पर जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो पूरा का पूरा रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिया जाता है। इस चीज के बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई, अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 269A, आर्टिकल 246A, याद करो आर्टिकल 246A, इसमें क्या बोला था, पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया तुम टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ। आर्टिकल 269A
इसमें बोला गया अगर आप कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो तो बेटा उस पर जीएसटी लगा देना, जीएसटी लगा देना। फिर वही बात आती है सीजीएसटी लगना है, एचजीएसटी लगना है, यूटीजीएसटी लगना है, क्या लगना है? तो बोला गया कि बेटा इसको इंटर स्टेट सप्लाई मानो, इंटर स्टेट सप्लाई मानो और इस पे आईजीएसटी लगाओ। क्या बोला गया भाई साहब? सुनो जरा ध्यान दे, ढोकला इधर देखना भाई। अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई भी गुड्स को, अगर आप इंपोर्ट करते हो उसको आईजीएसटी लगा देना, उस पर इंटर स्टेट सप्लाई मान के बात खत्म करो। ये चीज अभी पेंडिंग रख रहा हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बाद आपको पढ़ाऊंगा। अब बात क्या की गई कि देखो सबसे पहले तुमने दारू के बारे में सुन लिया, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के रिगार्डिंग में कुछ चीजें बताता हूँ। एल्कोहल एक होती है, एल्कोहल एक होता है टोबैको, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, और अल्कोहल होता है। देखो अल्कोहल के पास क्या होता है, देखो अभी कोरोना आया हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन लोगों के पास फंड नहीं था। तो चक्कर क्या हुआ, इससे दिल्ली गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था, पैसा नहीं था भाई, सारा पैसा हॉस्पिटल वगैरह में लग गया था, ऑक्सीजन वगैरह में लग गया था, आपको भी पता हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही थी दिल्ली गवर्नमेंट की, तो क्या किया, अल्कोहल पर इन्होंने रेट बढ़ा दी, अल्कोहल की डबल रेट कर दी थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो दिल्ली के अंदर। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देखो एक्सक्लूसिव पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, किस चीज की? सर क्या बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा हूँ ना, इधर देखना क्या हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि भाई अल्कोहल जो है ना, इसके ऊपर अल्कोहल इसको दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई तो कुछ जितना टैक्स लगाना है लगा, इसमें जीएसटी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? अगर अपन इस पे जीएसटी लगाते हैं अल्कोहल पे, तो मैक्सिमम रेट है जीएसटी की, मैक्सिमम है 28%, मतलब 28% है, जिसमें से 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और बचा कितना 14% हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब मैक्सिमम 14% स्टेट गवर्नमेंट खा सकता था। लेकिन भाई फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या करें, पैसा ही नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के पास या फिर कोई भी स्टेट है उसके पास। तो अल्कोहल एक ऐसी चीज को एक्सक्लूड किया गया है कि भाई आप वेट लगाओ। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक अल्कोहल एक ऐसी चीज देती कि बेटा तुम्हें, स्टेट गवर्नमेंट तेरे पास फंड नहीं है, तेरे पास कमी है, तो कुछ जितना टैक्स लगाना लगा, उंगली नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक अल्कोहल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब दूसरी चीज है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, जो तंबाकू है, तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट, बीड़ी वगैरह बनती है उससे, ठीक है। राजश्री विमल हमारे अजय देवगन और उसने ऐड किया हुआ था, अक्षय कुमार ने, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर दे दिया गया कि भैया तेरे पास फंड वंड कम पड़ जाए ना, तू लगा टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे जितना तेरे को एक्साइज ड्यूटी लगाना है लगा, लगा वेट लगाना है लगा, लगा सेंट्रल लेवल पर वेट लगाना है लगा, एडिशनल ड्यूटी लगाना है, जो लगाना है लगा, तेरे पास फंड की कमी है लगा, नहीं है तो भी लगा, तेरे को जैसे लगाना है लगा। तो एक्सक्लूसिवली दो चीजें, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कितना टैक्स लगाना है, और एल्कोहल और एल्कोहलिक लिकर वो स्टेट गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे, कि इतने को जितना टैक्स लगाना है लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी इनमें छिड़कानी अभी नहीं कर रही है जीएसटी। देखो एल्कोहलिक लेकर पे तो जीवन में कभी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया कि जीएसटी इज लीविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बट एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिंपल है, एल्कोहल पर कभी नहीं लगेगा जीएसटी। लेकिन ये जो टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट है ना, इसके लिए बोला क्या गया है कि भाई अभी नहीं लगता है, आगे जाके लगेगा, मतलब कि टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इस पर जीएसटी अभी लगता नहीं, आगे जाके लगेगा। लेकिन अभी क्या लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो भैया एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो वो चीज उसके रिगार्डिंग में हम कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। ये दे रखा हुआ है कुछ कहानी, क्या दे रखा हुआ है, ये 5 प्रोडक्ट हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, इसमें अभी कुछ मत पढ़ना, ठीक है। ये जो 5 प्रोडक्ट हैं, पहले इन 5 प्रोडक्ट को याद करा दूं। देखो जरा सा झूम लो और जरा सा घूम लो, ठीक है। 6 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट याद कैसे करा रहा हूँ। पेट्रोलियम क्रूड है, पहले पढ़ लो, पेट्रोलियम क्रूड है, ठीक है। फिर है हमारा हाई स्पीड डीजल, डीजल नॉर्मल वाला। फिर है मोटर स्पीड, केडिया मारते फिरते ना तो जो गाड़ियों से, फिर आगे जाके गिर जाती है गाड़ियाँ, फिर मम्मी से बोलते मम्मी सामने वाले ने ठोकी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है। उसमें डलने वाला पेट्रोल, गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, ठीक है। फिर है नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। पहले इन चीज़ों को याद करो, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, देखो पेट्रोलियम क्रूड कैसे याद करना मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लेते हैं अपन, पहली चीज क्या है, देखो जब भी लैंड है, ये पूरा लैंड है, ठीक है, LAND लैंड, लैंड में ड्रिल करते हैं, पेट्रोल निकालते, कच्चा पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड। ये क्या होता है, ड्रिल करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, पूरा इसको बाहर निकाला, ठीक है। फिर एक बॉयलर होता है, बहुत बड़ा बॉयलर होता है, इसमें नीचे अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, मतलब आग जलाई जाती है, फायर,
यहाँ पे अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, फायर वायर लगाई जाती है। तो अब इसका टेम्परेचर मैं याद कराने के लिए दिखा रहा हूँ तुम्हें, अपन सोशल साइंस वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री 1000 डिग्री पहुंचेगा, जितना भी लिखना है उतना लिखो यार। तो इसमें से क्या निकल के आता है कि डीजल, DIESEL, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वोल्व लगा हुआ है, यहाँ से आपका डीजल बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब ये 1000 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा हमारा मोटर स्प्रिट, बोले तो पेट्रोल, पेट्रोल बाहर आ जाएगा, यहाँ से वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर ये पहुंच जाएगा 5000 डिग्री पे पहुंचेगा तो हमारा एविएशन टरबाइन फ्यूल लिख लेगा। एक मिनट रुकना, एक चीज छूट दी मैंने, डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला, हाँ डीजल, फिर हमारा पेट्रोल के बाद क्या निकलेगा हमारा एविएशन टरबाइन फ्यूल, टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है भाई, ये एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल होता है। उसके बाद बचती है नेचुरल गैस। मैं सबसे पहले याद करा रहा हूँ, शांति रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। ये 10,000 डिग्री पे, ये याद व्याद नहीं करना, 10,000 डिग्री 5,000, ये तो टाइम पास के लिए बताया। 5 ऐसी चीजें हैं। पेट्रोलियम क्रूड, सबसे पहली चीज क्या थी, ये पेट्रोलियम क्रूड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेट्रोलियम क्रूड। सबसे पहली चीज क्या, पेट्रोलियम क्रूड निकलेगी, पेट्रोलियम क्रूड से डीजल बनेगा, डीजल बनने के बाद पेट्रोल बन जाएगा। पेट्रोल से ऊपर भी बहुत प्योर फॉर्म में होता है हमारा एविएशन टरबाइन फ्यूल, हेलीकॉप्टर वगैरह में डलता है फ्यूल तो बहुत प्योर होता है। उसके बाद बचा कुचा क्या गैस है। ये 5 चीजें हैं, कितनी, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं। इस पे क्या बोला गया, जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा मालिक, लगेगा। कब लगेगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। एमसीक्यू वगैरह में या फिर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ ऐसी चीजें बताओ जिसपे अभी जीएसटी नहीं लगता। तो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें डेफिनेशन में पढ़ाई थी, जरा सा झूम लो भाई। अभी वो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये लिखा हुआ है 6वें पॉइंट पे, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लगता। 5 और चीज बताओ, मैंने याद करा दी। सबसे पहले पेट्रोलियम क्रूड है, फिर दूसरी चीज है क्या भैया, डीजल, हाई स्पीड डीजल, फिर मोटर स्पीड, फिर हमारा एविएशन टरबाइन फ्यूल, फिर हमारा नेचुरल गैस। ये 5 चीजें हैं, इन पर जीएसटी नहीं लगता। इन ये जो ए से लेकर ई तक 5 चीजें हैं, इन पे लगेगा जीएसटी। लगेगा कब लगेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि भैया आज हमारा मन हो रहा है, आज से तो हम जीएसटी पर लगाएंगे, लगा देंगे। लेकिन अभी करेंटली नहीं लगता, 5 चीजों पर लगता नहीं है, आगे लगेगा। लेकिन एक जो छठी चीज यहाँ दे रखी हुई है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर कभी नहीं लगेगा, ठीक है। ये 6 चीजें हैं। तो अभी इन 5 और ये 6 चीजों पर क्या लगाया जाता है, तो इन 6 की 6 चीजों पर लगाया जाता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस पर वैट लगाती है, ठीक है। या फिर तुमसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें इस पर वैट लगता है, तो ये 6 चीजें तुम्हें लिखनी होगी। इन 6 चीजों पर वैट लगता है, ठीक है। सिंपल है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसी 6 चीजें बताओ जिसपे जीएसटी नहीं लगता, तो ये 6 की 6 चीजें तुम्हें बतानी पड़ती है। और इसमें से 5 ऐसी चीजें जिसपे आगे से लगेगा, अब आगे लगेगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। अपन ने नीचे वाला पढ़ लिया, अब ऊपर वाली चीज पढ़ना। इसमें क्या है, ये नीचे जो मैंने 5 चीजें पढ़ाई, ये 5 की 5 चीजें, इन पर क्या लगता है, नीचे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा रहा था, पढ़ के आए थे, वैट लगा रहा था। अब यहाँ पे सेंट्रल वीएटी ई नहीं है, वैट है, वीएटी है, ठीक है, वीएटी है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये एक्साइज ड्यूटी भी लगाता है। अब यहाँ पे ये 5 जो चीजें नीचे पढ़ के आए, उस पर वैट भी लगेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा, मतलब धो दिया जाएगा। ये पेट्रोलियम वाली चीजें जो है ना, पेट्रोलियम वाली चीजें 5 चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट वैट एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा, सिंपल है। और जिस दिन से नोटिफाई कर दिया कि भाई इन पर जीएसटी लगाना है, तो ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जिस दिन से नोटिफाई कर देंगे, उस दिन से जीएसटी लग जाएगा। उस दिन से स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना बंद कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर टैक्स लेना बंद कर देगा, सिवाय एक चीज के क्या है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद करो ढोकला, इधर देख, ठीक है। अब एक छठी चीज और यहाँ पे ऐड की गई, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको समझाई थी। अभी इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, मतलब बहुत बढ़िया, अपने आप डिलीट हो गया जो भी हुआ, ठीक है। इस पे क्या है, टोबैको प्रोडक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ले रही है, टैक्स ले रही है, क्या ले रही है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है। लेकिन जिस दिन से नोटिफाई कर दिया इस पे हम जीएसटी लगाएंगे, तो हम उस दिन से जीएसटी लगाएंगे, सिंपल था, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6 की 6 ये जो चीजें हैं, इस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स, सॉरी 6 नहीं, ये 5 चीजें हैं, 5 चीजों पे एविएशन। अभी पहले डिलीट करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। ये
ये जो 5 चीजें हैं इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ठीक है सर। आगे बता दिया जाएगा भैया, जिस दिन नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिन से हम जीएसटी लगाएंगे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिन से टैक्स लेना बंद कर देगी। सिंपल एक बात। दूसरी चीज है, ये छठवीं चीज है, टोबैको प्रोडक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन जिस दिन से बोला कि भैया हम जीएसटी लगाएंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी लेना बंद कर देगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे ये 6 चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। अब 6 चीज़ों में पहले मैं डिलीट करता हूँ। 6 चीज़ों में से भैया 5 जो ऊपर की चीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन 5 चीज़ों में क्या बोला गया भैया, यहाँ पे 5 चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर टैक्स ले रही थी, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नीचे यहाँ पे टैक्स ले रही थी, ठीक है। जिस दिन से बोल दिया जाएगा उस दिन से ये टैक्स हट जाएंगे, जीएसटी लग जाएगा। लेकिन एक जो छठी चीज़ है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर वैट लगता है, आगे भी वैट लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आगे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो ये नीचे की लाइन लिख दी गई, ठीक है। हो गया हमारा काम, ठीक है। अब बात करता हूँ 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। याद रख लो डेट, 1 जुलाई 2017 हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू वगैरह में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इन्होंने पूछा है व्हाट इज जीएसटी, 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स पे पूछा व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब सप्लाई ऑफ। जीएसटी हमेशा सप्लाई पे लगता है। इस सप्लाई के बारे में अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 7, उसमें पढ़ेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। जनरली मीनिंग होता है सेल करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, उसको अपन सप्लाई बोलते हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऊपर पढ़ के आए कि एल्कोहलिक लिकर के ऊपर भैया जीएसटी लगता नहीं है, ना आने वाले टाइम में लगेगा, बात खत्म है, ठीक है। एक चीज डेफिनेशन तो तुम्हें लिखना ही है। फिर दूसरी चीज है भैया, एक ये क्या वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसको गुड्स और सर्विस और दोनों पे लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स का होता है, जैसे कि समझा ही देता हूँ तुमको, जैसे कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है, एक सेकंड रुकना, विजिबिलिटी है कि नहीं है, हाँ ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी गुड्स है, 100 रुपए का बेचता, 100 रुपए का बेचा, 10 रुपए का उसने प्रॉफिट लगाया, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, 110 हो गया। इस पे जीएसटी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10% जीएसटी की रेट है, जीएसटी 10%, ठीक है। इस पे जीएसटी लगाएंगे 10%, तो 11 रुपए हो गया। टोटल कितना होगा, 121 रुपए इस सप्लाई ये बेचता है, सेल करता है, सेल प्राइस। तो मैंने इसको खरीद लिया, मैं हूँ कौन हूँ, सप्लायर, ठीक है। अब मैं हूँ सप्लायर, मैं कितने की लेके आया, 1 to 1 की लेके आया, ठीक है, 1 to 1 की लेके आया। इस 1 to 1 में क्या इंक्लूडेड है भैया, 110 रुपए कॉस्ट का है, प्लस हमारा 11 रुपए जीएसटी का है, ठीक है। सिंपल है ना मालिक, ठीक है। अब इसमें मेरे को प्रॉफिट ऐड किया, 10 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब बताओ जीएसटी किस अमाउंट पर लगाऊंगा, जीएसटी में किस अमाउंट पर लगाऊंगा। देखो जीएसटी में लगाऊंगा पहले ये 110 रुपए है, ठीक है, क्योंकि एक ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, प्लस ये जीएसटी का टैक्स है, ठीक है, जीएसटी है। तो जीएसटी के ऊपर कभी मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, टैक्स के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी का अमाउंट जहां पे दे दिया उसके ऊपर तुम जीएसटी फिर से कैलकुलेट मत करना। तो मैं यहाँ पे जीएसटी किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा, 10% ऑफ किस चीज का 10%। सबसे पहली चीज है, मेरे को कितने का पड़ा, 110 का पड़ा। ये जो 110 है ना, ये वाला, ये 11 रुपए इस पे मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये टैक्स का अमाउंट है, टैक्स के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा, इसकी खासियत है। तो 110 रुपए पर टैक्स लगाऊंगा, प्लस ये 10 रुपए का प्रॉफिट है, कितना हो गया, 110 प्लस 10 120, ठीक है, 120 रुपए। अब इसमें अपन ने अब ये इससे कंपेयर मत करना कि 121 का लिया मैंने, 120 का यहाँ पे लिया, रेंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे अमाउंट जाएंगे, ठीक है। 120 रुपए है, इस पर जीएसटी 10% लगेगा, कितना जाएगा, 10% कितना होगा, 12 रुपए। तो 12 रुपए जीएसटी प्लस 121 रुपए का मैं खरीद के लेके आया था, 121 में कस्टमर से कितना रुपए लूंगा, 3 और ये, ठीक है, 133 मैं कस्टमर से लूंगा, कस्टमर को सेल करूंगा मैं कितने में, 133 रुपीज में। समझ आया, और समझ आ गया, आधा आधा ऊपर से जा रहा है, फिर से समझाता हूँ, काय को टेंशन लेते हो, आ जाओ, रफ कर दे रहा हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ जाना, नहीं समझे हो तो फिर से समझाता हूँ, ठीक है सर। हाँ देखो, मेरी कॉस्ट कितनी थी, मेरी कॉस्ट थी 121 रुपए, ठीक है सर। मैंने लगाया 10 रुपए का प्रॉफिट, तो मैं कस्टमर से कितना
USTO कस्टमर से कितना चार्ज करूंगा, कस्टमर को सेल करूंगा कितने का करूंगा, 1 to 1 प्लस 10 कितना हो 131 रुपीज प्लस इसमें जीएसटी लगना बाकी है मालिक, अभी जीएसटी का अमाउंट लगना बाकी है। जीएसटी कैलकुलेट करूंगा, जीएसटी कितना लगाना रेट है हमारी 10%। अब जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट किस पर करूंगा, मैंने देख देख मैंने यहाँ पे 121 रुपये दिया था, 121 रुपये में 110 रुपये क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट है और 11 रुपये जीएसटी है, यहाँ पे दिखा है ना, ये 110 रुपये कॉस्ट है और प्लस 11 रुपये जीएसटी पे किया, तो मैं टोटल मेरे को 121 का पड़ा, तो 121 रुपये मैं यहाँ पे लिख के आ गया, आया कि नहीं आया ढोकला, आ गया सर। 110 रुपये कॉस्ट है तो मैं जीएसटी लूंगा किस चीज का, 10% ऑफ किसका, यहाँ पे लिखता हूँ 110, 110 रुपये और प्लस 10 रुपये का प्रॉफिट भी तो कमाया, प्रॉफिट पर भी तो जीएसटी लगेगा, लेकिन ये जो 11 रुपये जीएसटी है, जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लूंगा, तो ये कितना अमाउंट हो गया, 110 प्लस 120 हो गया, 120 का 10% करूंगा, 120 का 10% नहीं करूंगा क्या जीएसटी का, करूंगा सर, कितना हुआ ये 12 रुपये, तो अब मैं टोटल कितना ले लूंगा इससे, अरे हाँ इसका 12, 3 और 4 3, ओह ये तो 143, आई लव यू इलू, ठीक है 143 मैं कस्टमर से कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का बात है कि टैक्स के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इसको कहते हैं भैया जीएसटी, ओके। तो यहाँ पे एक लाइन को समझाने के लिए देखो कितना टाइम लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स है, रुको वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब समझाता हूँ, सॉरी मैंने एक रुको हाँ, ये कैस्केडिंग इफेक्ट समझा दिया तुम्हें। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, कि भैया जो अपन ने 11 रुपये टैक्स अपन ने दिया था उसको सप्लाई वो मैन्युफैक्चरर को, उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगता, तो ये एलिमिनेट करता है, जीएसटी एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ये टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे इसको अवॉइड करता है। पहले क्या था, पहले के ज़माने में क्या होता था बताता हूँ, पहले भाई 100 रुपये का कोई गुड्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी 10 रुपये, तो 110 हो गया, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर को ही लगता था एक्साइज ड्यूटी, फिर सप्लायर आ गया, ठीक है, सप्लाई, अभी प्रॉफिट को हटा रहा हूँ, प्रॉफिट अपन ले नहीं रहा, 110 में इसको कॉस्ट पड़ी, ठीक है। अब 110 के अंदर क्या है, 100 रुपीज़ की कॉस्ट है प्लस 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी, मतलब ये टैक्स है, ये टैक्स है ना बाबू, हाँ जी, ठीक है। अब इस पे क्या लगाएगा भैया, सेल्स टैक्स लगा देगा, 110 पे सेल्स टैक्स कितना 10% है, तो 11 रुपये, ये टोटल 1 to 1 में बेच देता था, ठीक है, ये बेच देता था कस्टमर को, सेल टू कस्टमर। तो अभी अपन जीएसटी अगर होता, इसकी जगह जीएसटी होता, तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते या 10% ऑफ किस चीज का, कॉस्ट कितनी थी 10 रुपये, तो कॉस्ट का 10 रुपये कितना होता 10 रुपये, ठीक है। तो अगर अपन जीएसटी लेते तो जीएसटी का अमाउंट लगता सिर्फ 10 रुपये, लेकिन अपन ने क्या किया, यहाँ पे सेल्स टैक्स लग गया कितना 11 रुपये, तो ये क्या था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, कैसे लगा इन्होंने, जो कॉस्ट थी 100 रुपये प्लस 10 रुपये, 110 के ऊपर इन्होंने डायरेक्टली 10% कैलकुलेट कर दिया, तो ये डिफरेंस है पहले के टैक्स में और इस ये जो जीएसटी इसमें डिफरेंस है कि भैया अभी में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगता, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, ठीक है, ये चीज अभी समझा दी अपन ने। अब अपन ये समझते वैल्यू एडिड टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब अभी मैंने ये चीज फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे कि देख ये अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया होता, जैसे कि देख अभी अपन ने कहा 100 रुपये का गुड्स 10 रुपये प्रॉफिट लिया, तो ये कितना हो गया 110 रुपये हो गया, ठीक है, सिंपल है सर, सिंपल है, ठीक है। इस पे अपन ने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 11 रुपये कलेक्ट किया, ये हो गया 121 रुपये, 121 रुपये मैं हाँ यहीं पे ले रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर से कलेक्ट किया 121 रुपये, ठीक है, 10 रुपये फिर मैंने प्रॉफिट लिया, ठीक है, 131 रुपये मैंने कस्टमर से लिया प्लस जीएसटी का 12 रुपये ले लिया, ठीक है सर, अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया 143 रुपये। अब यहाँ से मैं पिक्चर चालू कर रहा हूँ तरीके वाली, और एक पिक्चर क्या चालू होगी यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को कितना पे करके आया, जीएसटी का अमाउंट बताओ बच्चों, जीएसटी मैंने यहाँ पे 11 रुपये पे किया, सिंपल कर दिया सर। और यहाँ पे मैंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, कस्टमर से कलेक्शन, आई थिंक आपको विजिबल है सारी चीजें, यस एवरीथिंग इज विजिबल, ओके। तो मैंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, ये जीएसटी का अमाउंट 12 रुपये। गवर्नमेंट क्या कहती है, कि तुमने पहले 11 रुपये तो दे दिया, प्रोडक्ट वही है, सेम प्रोडक्ट है, 11 रुपये तुमने दे दिया है और तुमने कस्टमर से 12 रुपये कलेक्ट किया, मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को अभी गवर्नमेंट को 12 रुपये पे करना है और मैं उसी प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरर को 11 रुपये दे आया हूँ, तो अब बोला गया कि बेटा इसका नेट ऑफ ले ले, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट
इनपुट पर मतलब जो तू परचेस पर जो भी टैक्स पे करके आया हुआ है उसकी क्रेडिट ले ले, उसकी क्रेडिट ले ले मतलब उसको अभी तू माइनस कर ले, उसका बेनिफिट ले ले। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये 11 रुपए में माइनस कर दूंगा, मतलब 1 रुपए नेट मेरे को गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, नेट पेएबल, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, 12 रुपए मैंने पे कर दिया, हाँ जी सर, 11 रुपए सॉरी 12 रुपए मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से, तो मेरे को 12 रुपए सरकार को देना है। ठीक है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट था, मतलब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट है मेरे पास, तो मैंने सेम प्रोडक्ट है, हाँ जी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, तो उस पर 11 रुपए तू पहले ही पे करके आ गया, उसकी कॉस्ट पे जो कॉस्ट लगी थी 11 रुपए पे करके आ गया। हाँ जी, 11 रुपए पे करके आया, तो उस 11 को माइनस कर दे, सिर्फ 1 रुपए तू पे कर दे। इसको बहुत अच्छे से मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक लाइन का मतलब समझाना है। अगर तुम्हें समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं आगे लेके जाऊंगा चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां जाके प्रॉपर चीजें समझाऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिक चैप्टर है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दे रखी हुई, उस लाइन के चक्कर में यार बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी अभी। कि देख ये दे रखा हुआ है, कहाँ गया ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मतलब कि हमको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता चला जाता है, जो टैक्स हमने पे कर दिया अब उसको अपने को पे करने की आवश्यकता नहीं है उसी प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा समझ लो अभी के लिए कि भैया हमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता जाता है अभी के लिए। एक लाइन के चक्कर में मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, और एक चीज है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि यहीं पे समझाना था मेरे को कि भाई वैल्यू एडिट पर टैक्स लगता है। अब इसी में ले जा सकता हूँ वैल्यू एडिट टैक्स में कि देख, तो तूने 12 रुपए पे कर दिया, अब तुम देखो तुमने 11 रुपए जो पे किया, ये किस पे पे किया था, तुम्हारी कॉस्ट क्या थी, 11 रुपए पे कॉस्ट लगी थी तुम्हारी 121, सॉरी 110 रुपए पे, 110 पे तुमने ये शेड में इसको पूरा कट कर रहा हूँ, 110 पे तुमने कितना दिया था, 10 रुपए दिया था। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ 110 रुपए पे तुमने ये 11 रुपए पे कर दिया, कॉस्ट पर 110 कॉस्ट पर तुमने 11 रुपए पे कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब एडिशनल कितना हो रहा, ये 12 रुपए, मैंने कस्टमर से 12 रुपए कलेक्ट किया, 12 रुपए किस पर कलेक्ट किया, देख 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 देख, ध्यान रख, कहाँ गया ये 12 रुपए, ये मैंने कलेक्ट किया ना मैंने, 110 रुपए कॉस्ट प्लस 10 रुपए मेरा प्रॉफिट, 110 रुपए मेरी कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चर से परचेज किया वो, प्लस 10 रुपए का प्रॉफिट, इस पर मैंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, 12 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब तेरा सिर्फ तू जो वैल्यू ऐड करता जा रहा है उस पर टैक्स कर। ये तो मेरी कॉस्ट लगी, ये तो पहले ही भाई साहब ने मैन्युफैक्चर ने ले लिया, अब मैंने सिर्फ वैल्यू ऐड किया। मैंने वैल्यू ऐड का मतलब या तो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा या फिर कुछ और गुड्स ऐड करके दूंगा, कोई और गुड्स दे रहा हूँ या फिर कोई और सर्विस दे रहा हूँ, 10 रुपए की और सर्विस दे रहा हूँ, 10 की और दे रहा हूँ। ये जो वैल्यू एडिड होती जा रही है ना, इस पे अकेली टैक्स पे करना है। मतलब अभी सिर्फ वैल्यू कितने की ऐड की, सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, तो नेट अगर मैं टैक्स बोलूंगा 1 रुपए का ही टैक्स पे करना है मेरे को। तो यहाँ पे देख, ये जो नेट है ना, नेट पेबल 1 रुपए, ये 1 रुपए ऐसे ही आता है, समझे कि भैया वैल्यू एडेड जो होती चली जा रही है उस पर आपको टैक्स पे करना है, हर अमाउंट पर टैक्स पे नहीं करना है। जो टैक्स पहले दे दिया उसको टैक्स अब आपको टैक्स उस पर पे नहीं करना है। और अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो दिक्कत की बात नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में सब कुछ मैं इसमें समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा हवा में उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज नहीं समझा सकते इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, एक एक लाइन के चक्कर में बहुत कुछ समझाना पड़ रहा है। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है भाई। ठीक है, डेस्टिनेशन विज कंजम्पशन टैक्स है, जो स्टेट खाएगा, जो स्टेट कंज्यूम करेगा, जिस स्टेट में फाइनल कंज्यूमर होगा उस स्टेट में और वो स्टेट को टैक्स जाएगा, सिंपल सी बात है। टैक्स क्रेडिट का मतलब समझा दिया भैया, जो टैक्स पे कर दिया उसको माइनस कर दो, पे करने की आवश्यकता नहीं है। और ये दे रखा हो बर्डन फाइनली बर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, जैसे कि मैन्युफैक्चर ने कोई गुड सप्लायर को भेजा, सप्लायर ने रिटेलर को भेजा, रिटेलर ने अल्टीमेट कंज्यूमर को भेजा, तो टोटल जो प्राइस होगी प्लस जीएसटी होगा, तो टोटल प्राइस प्लस जीएसटी और प्लस प्रॉफिट सब कुछ किससे लिया जाएगा, कस्टमर से ले लिया जाएगा। तो दैट मीन्स जीएसटी का बर्डन कस्टमर के ऊपर ही शिफ्ट होना, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट होगा, जीएसटी फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा। ठीक है, तब कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया जाता है। और यह जीएसटी ब्रिंग्स का था यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लगा दिया गया है। मतलब कि 28% अगर कोई गुड्स है उस पर 28% लगना है तो उस पर 28 लगना है, मोबाइल है अगर उस पर 18% लगना है तो 18 ही लगना है, पूरे इंडिया में, चाहे तुम जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूनियन टेरिटरी में हो, चाहे स्टेट में हो, 28 मतलब 28। ठीक है, बात खत्म। और अब ये 4 मार्क के क्वेश्चन के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अपन ने, बहुत सारी चीजें समझने के लिए कि भैया आईटीसी क्या होता है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वो सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा अपने को डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, अपन अब आगे जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। एडवांटेज ऑफ जीएसटी भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है।
और अभी भी ये ऊपर में तुम्हें कोई भी चीज समझ नहीं आती तो रिस्पेक्टिव चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में सबको समझाऊंगा। आईटीसी चैप्टर में बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, उसमें हम टाइम देंगे, ठीक है। अब इन एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के एडवांटेजेस समझते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी के एडवांटेज का कॉमन आंसर है, लिख सकते हो वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लग रहा है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स बंद हुआ है, जैसे कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सर्विस सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। फिर सर्विस टैक्स, सीएडी, ठीक है, एसएडी और एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्स हट चुके हैं। अपने को याद रखना है भैया, 3-5 पॉइंट याद रखना है इनमें से कि भैया वन नेशन वन टैक्स होगा, ये एडवांटेजेस है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हटा दिया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स, इसका बर्डन हट चुका है, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट अभी पढ़ के आए ऊपर, भैया टैक्स के ऊपर टैक्स, वो चीज हट चुका है, ठीक है। इंक्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भैया बहुत आराम से बिजनेस कर सकते हो भैया, एक टैक्स पे करना, पहले तो भैया एक्साइज ड्यूटी दो, सेल्स टैक्स दो, एक्सेट्रा 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 देना था, कुल मिला के कुछ नहीं करना, जीएसटी पे करना है, बात खत्म करो, ठीक है। फिर लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भैया सिर्फ क्या होगा कि एक बार टैक्स दो, मतलब आपको एक बार टैक्स देना है जीएसटी, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना। पहले जीएसटी एक्साइज ड्यूटी लगा, सीएसटी लगा, एडिशनल सीएसटी लगता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक बार पे करो, बात खत्म करो, जीएसटी पे करो, बात खत्म करो, तो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। इससे क्या होगा भैया, इससे डिमांड भी बढ़ेगी, कॉस्ट कम रखोगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भैया सप्लाई बढ़ेगी, ये अपन ने वहाँ पे पढ़ा था इकोनॉमिक्स की क्लास में, अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है। और लास्ट में बूस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट को, बूस्ट करता है। कम कॉस्ट रखोगे तो भैया कम कॉस्ट में सारी चीजें बनेगी, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो भैया हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगी। ये कॉमन सा आंसर है, रट लो बैठ के, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। चलो व्हाट इज जीएसटी हो गया, हमारा एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी हो गया। और फिर ये कि भैया वन नेशन वन टैक्स है, जीएसटी क्या पूरे इंडिया पे लगता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करके, ठीक है सर। अब ये जीएसटी क्या डुअल जीएसटी मॉडल है, मैंने आपको समझा दिया। सर क्या समझाया कि देखो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, या तो स्टेट नहीं होगी तो वही यूनियन टेरिटरी होगी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, इंडिया ने अडॉप्ट किया डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। सेंट्रल भी लगाएगी, स्टेट भी लगाएगी, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। देखो एसजीएसटी लगेगा या तो फिर यूटीजीएसटी लगेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं लगेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि एक स्टेट ने दूसरी यूनियन टेरिटरी को कोई सप्लाई किया गुड्स, तो देखो बेटा समझो, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कौन सा स्टेट कंज्यूम कर रहा है, यूनियन टेरिटरी को बेचा गया, स्टेट ने यूनियन टेरिटरी को बेचा, यूनियन टेरिटरी के पास पैसा जाना चाहिए, तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा, सॉरी यूटीजीएसटी नहीं आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी लगेगा क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आईजीएसटी लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, सीजी आधा पैसा उस यूटी को पे करेगा, यूनियन टेरिटरी को पे कर देगा, अपने को पे नहीं करना, यूटी को पे, यूनियन टेरिटरी को पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है हमारा सीजीएसटी, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल सी चीज है भाई, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी के बारे में बता दिया मैंने, पढ़ा दिया आपको। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड इसलिए बोलते हैं अगर 28% जीएसटी की रेट दे रखी हुई है, जीएसटी की रेट है 28%, ठीक है। अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई करते हो एक ही स्टेट के अंदर, तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो रेट आधा आधा पैसा कर दो, ठीक है। लेकिन ये क्या आती है हमारी इंटर स्टेट एक ही स्टेट के अंदर, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो पूरा अपन सिर्फ आईजीएसटी लगा दो, आईजीएसटी लगा दो कितना 28%। तो आईजीएसटी का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर टोटल अमाउंट दे रखा हुआ है, आधा पैसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी खाएगी, ठीक है, ये चीज दे रखी हुई थी। ओके ओके ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड टैक्स है। इंटीग्रेटेड है मतलब इसके अंदर किसी भी एक स्टेट का या फिर किसी एक यूनियन टेरिटरी का पैसा छुपा हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, क्लियर कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। आईजीएसटी जो होगा कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस। इंटर स्टेट समझ में आ गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजो, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी भेजो, या फिर दूसरी एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट पे भेजो, सिंपल सी बात है। हाउ टू डिसाइड, भैया ये दे रखा हुआ है कि भैया हाउ टू डिसाइड सीजीएसटी लगना है, एसजीएसटी लगना है, यूटीजीएसटी क्या लगेगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे मैंने लिख दी है, देख ढोकला इधर देख, या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी को स्लैश करके लिख देना यूटीजीएसटी, या तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, इतना तो समझ आ गया सर। या फिर एक टोटल लग जाएगा आईजीएसटी का, बस दो टैक्स लगेंगे, या तो क्या लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर यूटी
जीएसटी, ठीक है। या तो स्टेट होगा तो स्टेट लगाएगा एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटी जीएसटी लगेगा, या फिर आईजीएसटी लगेगा। या तो एक नंबर का लगेगा या तो ये 2 नंबर का लगेगा, ठीक है। इस तरीके से लगना है। अगर आपने एक ही स्टेट में बेचा है सामान, अगर आपने एक ही स्टेट में सामान बेचा एमपी टू एमपी, यूपी टू यूपी, तो भैया ये इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन बोलते पढ़ा दिया बेटा मैंने, तो यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, स्लैश करके लिख देना यहाँ पे यूटी जीएसटी या तो यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर आप 2 डिफरेंट स्टेट में बेचते हो या फिर आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं उसको, या फिर आईजीएसटी लगेगा। सिंपल है सर, सिंपल है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ, 2-3 चीजें बची हुई, ज्यादा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग कवर कर लेंगे अभी, ओके। ज्यादा ज्यादा नहीं बचा हुआ है। टाइमिंग हम देख लेते हैं, हमारी टाइमिंग क्या हो रही है। हमारी टाइमिंग हो रही है एक, हाँ 1.5 घंटे का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 5-10-15 मिनट का और बचा हुआ, हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो मैं समझाने में टाइम लग जाता है यार, छोटी छोटी सी चीज़ें जो आने, एक एक लाइन की चीज़ें जो आने वाले चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगा। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा दम थी नहीं, ठीक है। 4 मार्क्स का आने वाला है, ओके मालिक। चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटीएन का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन सर्विस क्या है कि एक कंपनी है, देखो जीएसटी का तुमने पूरा बना लिया कि भाई तुम मैंने अभी आपको बताया ना कि भैया सीजीएसटी के अकाउंट में पैसा डालना होगा, एसजीएसटी के अकाउंट में पैसा डालना होगा, या फिर आईजीएसटी है तो उसके अकाउंट में पैसा डालना होगा, ठीक है। अपने को रजिस्ट्रेशन करना, आरईजीएन रजिस्ट्रेशन करना होगा, टैक्स वगैरह पे करना होगा। इसके लिए वेबसाइट वगैरह चाहिए, कैसे करोगे? वेबसाइट वगैरह चाहिए, तो इन्होंने क्या वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट पे सारे सब कुछ ऑप्शन वगैरह देना होगा, भैया किस तरीके से आप पे करोगे, अगर कुछ रिफंड बन रहा है तो आप रिफंड किस तरीके से दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए क्या किया गया, जीएसटीएन करके एक कंपनी पकड़ी गई, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी से 2013 में बोला गया कि भाई एनपीओ होती है। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है भैया, ये प्राइवेट कंपनी है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पकड़ी, उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वो ये काम करेगी। क्या करेगी? पूरा प्रॉपर वेबसाइट बनाएगी, वेबसाइट पे कैसे पैसा आएगा, कैसे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, कैसे सरकार तक पैसा पहुंचेगा, ये सारे काम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क करके एक कंपनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये सेक्शन 8 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, सेक्शन 8 कंपनी होगी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी। 3 चीज इसमें ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। जो पैसे को कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, कोई भी वेबसाइट वगैरह बनवाना है, सारे काम करना, वेबसाइट पे क्या कैसे विंडो आना चाहिए, सब चीज यही करती है। क्योंकि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती एक साथ, इसलिए प्राइवेट कंपनी को पकड़ा गया, वो काम करेगी। अब बात करते हैं गुड्स एंड फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया कि भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का क्या फंक्शन होगा। देखो, क्रिएशन ऑफ कॉमन आईटी एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि भैया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कॉमन आईटी स्ट्रक्चर का बनाना, मतलब वेबसाइट वगैरह बनाना, ठीक है। और जो फॉर फंक्शनिंग फेसिंग टैक्सपेयर हैज बीन असाइंड टू जीएसटीएन। सीधी सी बात है कि भैया जीएसटीएन को जो काम दिया गया है, वेबसाइट बनाना, ठीक है, वो सारे काम करेगी। उसके नीचे देख, ये 5 पॉइंट अपने को लिखना है एग्जाम में। क्या लिखना है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन, भैया मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैसा फॉर्म होगा, कैसे फॉर्मेट होगा, क्या क्या चीज़ पूछना है, वो सब चीज़ें यही है जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का काम वो है, वो पूरा फॉर्म बना के अपने को देगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिटर्न को फाइल करना है, रिटर्न फाइल किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो सारे वो करके देगी, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ चालान और पेमेंट मेरे को पे करना है, तो चालान का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा, वो काम करेगी। चौथी चीज़ है आईजीएसटी का पेमेंट, ये क्लियरिंग हाउस बनती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी का पेमेंट पहुंच गया, मैंने आपको बताया था ना, फिर आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को देगी या फिर उस यूनियन टेरिटरी को देगी जिसमें कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट ये जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कराती है, सिंपल है। उसके बाद जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स क्या करेगी, पूरे जैसे तुमने रिटर्न वगैरह फाइल कर, तो मैं तुम्हें बता दूंगा रिटर्न वगैरह कैसे क्या फाइल होते हैं, पूरा एनालिटिक्स वगैरह बनाएगी कि इस व्यक्ति की इतनी सेल है, इतना परचेस है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना इसने जीएसटी कैश में पे किया, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट किया, तो ये सारी चीजें काम करती है। तो याद करना अपने को 5 फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, कोई बंदा है तो सबसे पहले अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, काम करेगी। फिर रिटर्न फाइल कराना, क्रिएशन ऑफ चालान ऑफ टैक्स का पेमेंट कराना, क्लियरिंग हाउस का काम करेगी। फिर है बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स की रिपोर्ट देगी। 5 चीजें रट लो बैठ के, ठीक है। और इसके नीचे एक चीज और दे रखी, ऑल द स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दी टैक्स ऑफिशियल्स। क्या बोला गया, जैसे कि भैया टैक्स की किसी व्यक्ति ने चोरी की हुई है, या फिर जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप जब अपन अप्लाई करते हैं, ये क्या करती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, फॉर्म अपने सामने खोल देगी कि भाई ये बूम कर देगी,
उस पर वेबसाइट पे ये फॉर्म है, भर दो, भर लेगी, ठीक है, ओटीपी वगैरह ले लेगी, आधार कार्ड ले लेगी, फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा भेज देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए कौन, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स चेक करेंगे एप्लीकेशन सही है, प्रॉपर है, फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन तो नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद अप्रूव कर देगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो टैक्स ये स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का आना, मतलब चेक करना, रजिस्ट्रेशन देना है नहीं देना, ये सारे काम, या फिर असेसमेंट करना है, ऑडिट करना है, अपील करना है, एनफोर्समेंट करना है, तुमने टैक्स तरीके से भरा है कि नहीं करना, छापे वगैरह पाड़ना, ये सारे के सारे काम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क नहीं करेगी, टैक्स ऑफिशियल्स करेंगे। मतलब कि जो टैक्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे, है ना, बरोबर है जी, वो काम करेंगे सारे। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का काम नहीं है, वो सिर्फ डाटा वगैरह लेके गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो काम है भैया, टैक्स कितना कम भरा, चोरी की हुई है, अपील करना, एनफोर्समेंट करना, ये सारे काम टैक्स ऑफिसर्स करेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा है, CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ऊपर पढ़ा था मैंने सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था। अभी जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल देखो, ये आर्टिकल नंबर 279A, 3 आर्टिकल्स याद कराए मैंने, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और 279, ये तीनों आर्टिकल्स अपने को याद करना है। 246A में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम टैक्स लगाओ। 269 में पावर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई इंपोर्ट पर इंटरस्टेट सप्लाई मानकर उस पर आईजीएसटी लगाना है। फिर 279 आर्टिकल 279 के अंदर बोला गया कि भाई इसमें पावर दी गई, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि भाई प्रेसिडेंट साहब तुम जीएसटी की काउंसिल बनाओ, तो प्रेसिडेंट साहब ने जीएसटी की काउंसिल बना दी। ये तीनों आर्टिकल याद करना है, एक ना एक आर्टिकल के ऊपर एमसीक्यू वगैरह फंसता है, ठीक है। एक चीज क्लियर है, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, इन्होंने सबसे पहली चीज कॉन्स्टिट्यूट कर दी जीएसटी की काउंसिल 15 सितंबर 2016, याद करो 8 सितंबर 2016 ऊपर पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 101 का अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद 15 तारीख को, 8 तारीख के बाद 15 तारीख को क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल बना दी गई, किसने बना दी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन होते हैं, सबसे पहली चीज हमारी निर्मला सीतारमण जी, यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी इस फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब हमारे पास ये चेयरपर्सन रहेंगी, निर्मला सीतारमण जी को अलग से कुर्सी दे दो, वो बैठी रहेंगी, ठीक है, उनका ही कंट्रोल है। फिर हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव में कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर और कोई मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया उस स्टेट ने कि भैया ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्टेट को उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर। तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो तीसरी चीज, भैया हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर और कोई भी स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर कोई भी मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा हमारा स्टेट की ये हमारा ये बंदा बहुत अच्छा है, टैलेंटेड आदमी है, इसको जीएसटी काउंसिल में बिठा दो, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स बनेंगे। चेयरपर्सन हमारी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। बाकी सब लोग मेंबर्स बनेंगे, ठीक है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो जितने भी मेंबर्स हैं प्लस चेयरपर्सन, ये मिलके क्या वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, वाइस चेयरपर्सन भी बना देंगे आपस में मिलके एक बंदे को, ठीक है साहब। ये जीएसटी काउंसिल का काम हो गया। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी काउंसिल पूछा गया, ये एक वर्ड यहाँ पे याद रखो आप, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है कि हार्मोनाइजेशन करना। जीएसटी काउंसिल क्या टाइम पास करेगी क्या, पत्ते थोड़ी ना खेलेगी, वो क्या करेगी कि भाई एक स्टेट बोलते हैं कि ये मोबाइल फोन है, इस पर मैं 18% लगा रहा हूँ, दूसरा स्टेट बोलता है कि भैया मैं तो 28% लगा रहा हूँ, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती नहीं 5% लगाएंगे। तो इनमें क्या है, लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो, चीजें सही तरीके से स्मूथ तरीके से चले जाएं, हर एक स्टेट अपनी अपनी मनमानी ना करे। इसलिए क्या बोलेगा कि हार्मोनाइजेशन करना, इक्वलाइजेशन करना। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है इक्वलाइजेशन, EQUALIZATI, इक्वलाइजेशन करना, इक्वल करना डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी बिटवीन द सेंटर और स्टेट्स एज वेल एज अमंग द स्टेट फंक्शन। मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लड़ाई बड़ाई हो रही तो उसमें इक्वलाइजेशन करना कि भाई इक्वल तरीके से काम करेंगे, ज्यादा नाटक मत करो, ठीक है, हार्मोनाइजेशन करना। फिर दूसरी चीज़ है फंक्शंस क्या हो गया, जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या हो गया, ये रिकमेंड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट साहब आप क्या है टैक्स की ये रेट रख दो, आप एग्जाम इस चीज़ पे एग्जामेशन दे लो। थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि अभी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि 40 लाख तक का अगर तुम्हारा टर्नओवर है तो तुम्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। किसी स्टेट में 20 लाख का टर्नओवर दिया गया तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उसके लिए बताएगी कि भैया कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी रख दो, इस लिमिट तक अपने को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। कोई डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई बड़ाई हुई, उसको रिजोल्व करने के लिए रिकमेंडेशन देगी। जीएसटी लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, रूल्स रेगुलेशंस कैसे निकालना है, क्या रूल अपने को अप्लाई करना है, क्या नोटिफिकेशन देना है, वो सब रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये फंक्शंस हो गया, ठीक है।
कुछ डेफिनेशंस बची हुई हैं और बाकी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, 10 मिनट और लगेगा हार्डली। कुछ डेफिनेशन, सीजीएसटी का मतलब क्या होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ये क्या, सीजीएसटी मैंने बताया ना, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा, उसका एक्ट पास हुआ 2017 में, पूरे इंडिया में लगेगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ये 2 यूनियन टेरिटरीज पर भी लगता है, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी मैंने पढ़ा दिया रे तुम्हें, ठीक है। ये इसमें क्यों लगेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, लेजिस्लेचर, खुद की लेजिस्लेचर, इसलिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या बोलेगा, यूटीजीएसटी, यूनियन, इस पे दे रखा है एक्सटेंडेड टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, नादर, सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज पे लगेगा एक्सेप्ट 2, ये दिल्ली और पुडुचेरी पे क्या लगेगा, हमारा स्टेट लगेगा एसजीएसटी, और बाकी सब पे यूटीजीएसटी। अब इसमें फुल फॉर्म मैंने लिखा नहीं है तो इस पे लिख देना यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इसमें लिखना है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, और सीजीएसटी में लिखना हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, सिंपल। फिर आरसीएम क्या होता है, एफसीएम क्या होता है, समझा दे रहा हूँ एक एक लाइन में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कब कहते हैं, देख यहाँ पे सप्लायर ने सामान दिया किसको, रिसिपिएंट को, मैं इसको बोल सकता हूँ सप्लायर, बोल सकता हूँ इसको, बोल सकता हूँ कस्टमर। जब मैंने सामान बेचा, सप्लायर ने सामान बेचा रिसिपेंट को, अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगता है, मतलब कि एफसीएम बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। अगर सप्लायर टैक्स पे करेगा सरकार को, मैं बात कर रहा हूँ सरकार को, गवर्नमेंट को अगर टैक्स कौन पे कर रहा है, सप्लायर, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया। लेकिन अगर रिसिपेंट अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, गवर्नमेंट को, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कौन किसको पर पे कर रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, ठीक है। अगर कस्टमर या फिर रिसिपिएंट जिसने सामान लिया है वो अगर गवर्नमेंट को पे करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, समझ आया, जी सर समझ गए। अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, ठीक है। और आरसीएम के रिगार्डिंग में क्या है सर, ये भाई साहब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है मालिक, ये जो एक लाइन की चीज है ना, इसमें पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, उसके और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो गया, गुड्स के बारे में अभी काट दो, सर्विस के बारे में काट दो, क्यों काट दो था, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर में मैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हो गया, ओ सॉरी गुड्स और सर्विस के बारे में हो गया। फिर मैं बात करता हूँ भाई कंटिन्यूस सप्लाई किसको कहते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा, सर्विस की डेफिनेशन में आपको पढ़ा दूंगा भाई नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 3 महीने से ऊपर की कोई भी सर्विसेज दी, मैं अगर तुम्हें 3 महीने से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, 3 महीने से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ और एक ड्यूरेशन, मैं बोलता हूँ भाई 1 महीने के बाद मेरे को, हर महीने के बाद तुम 1 महीने जितना पढ़ा दिया तो उतना उतना पेमेंट करते जाओ, और पीरियोडिक पेमेंट मतलब कि पीरियोडिकली पेमेंट लेता हूँ या फिर कंटिन्यूस पेमेंट लेता हूँ। पीरियोडिक पेमेंट मतलब 1 महीने का पे कर रहे हो या फिर 15 दिन के बाद मैं तुमसे पेमेंट ले रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें 3 महीने से ऊपर सर्विस देता हूँ या फिर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3 महीने से ऊपर की सर्विस देते तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब एक होता है इनवर्ड सप्लाई, अगर मैंने परचेस करता हूँ सामान तो उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, परचेस करता हूँ किसी व्यक्ति से मैं तो उसको बोलूंगा मैं इनवर्ड सप्लाई करता हूँ मैं। अगर मैं किसी को सेल करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ आउटवर्ड सप्लाई। अब तुम इसको पढ़ लेना भाई, बहुत बहुत कुछ फालतू की चीज दे रखी, ज्यादा कुछ, बस एक टर्म्स है उसको समझ लो, जो मैं समझा रहा हूँ याद नहीं करना है इसको, तो ठीक है। अगर जब मैं कोई भी चीज परचेस करता हूँ तो उसको कहता हूँ इनवर्ड सप्लाई, अगर मैं किसी को बेचता हूँ तो उसको बोलता हूँ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सिंपली लिख सकते हो परचेस, यहाँ पे सिंपल ही लिख सकते हो सेल, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद टेक्निकल वर्ड से पढ़ लो बस, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशंस नहीं पढ़ना इसकी। अब एक चीज होती है टैक्सेबल सप्लाई, क्या होती है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिस पर टैक्स लगेगा। कोई भी सप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं लेक्चर्स देता हूँ, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मैंने टैक्सेबल सप्लाई से दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिस पर टैक्स लगने वाला है उसको बोलते हैं अपन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, सिंपल। और कुछ ऐसी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जरा सा झूम लो तुम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिस पर, और सेल ऑफ लैंड को बेचते हैं अपन ना, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इसके रिगार्डिंग में आगे बात करूंगा, नॉर्मल सा समझो।
इसमें स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, 10-15% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसलिए जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये चीज, सेल ऑफ लैंड, ठीक है। तो सेल ऑफ लैंड और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर जीएसटी लगता नहीं, इसको बोलेंगे क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो अपने को टर्म याद करना है, एग्जाम्पल याद नहीं करना है, अपने को टर्म याद करना है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, जो सप्लाई जिस पर टैक्स लगता है उस पर टैक्सेबल सप्लाई, जो सप्लाई जिस पर टैक्स नहीं लगता उस पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम्पल लगे भैया, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, बहुत सारी एग्जेम्पशन चैप्टर में दिखाऊंगा मैं, बहुत सारी चीजें जिस पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को सर्विसेज दी नहीं लगेगा, ठीक है मुझे, हाँ चलो ठीक है। और फिर एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई मतलब एक एग्जाम्पशन चैप्टर है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भैया ये ऐसी लिस्ट दे रखी हुई है कि इन 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 चीज़ों को एग्जाम्प्ट कर रखा हुआ है जीएसटी ने, सॉरी डिपार्टमेंट ने या फिर गवर्नमेंट ने, इन ये लिस्ट है इनको एग्जाम्प्ट कर रखा कि इन पे जीएसटी हम नहीं लेंगे, तो उसको बोलते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाई। जैसे कि भाई डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो जिसपे नील रेट ऑफ सप्लाई लगती है या फिर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सिंपल सी बात पे, एग्जाम सप्लाई जो कि गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है कि हम इस पे जीएसटी नहीं लेंगे वो चीज, या फिर नील रेट, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट है उसको बोला कि भैया 0% टैक्स लगेगा इस पे, इसको बोलेंगे एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब बात करते हैं हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बोलते हैं एनआरटीपी। एनआरटीपी मतलब हो गया जो पर्सन इंडिया के बाहर का, इंडिया के बाहर का बंदा है, कुछ टाइम के लिए इंडिया के अंदर आके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके काम करना चाह रहा है, उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सिंपल सी बात है, जो इंडिया के बाहर का व्यक्ति उसको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ओके, अब होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। आप कभी आपने सेल लगी होगी आपके एरिया में, भाई ये हम जैकेट लेके आए, नेपाल से हम जैकेट से लेके आए हुए हैं, या फिर मैं बोलूँ सिक्किम से जैकेट से लेके आया हूँ, मैं मणिपुर से जैकेट लेके आया हूँ, ठंड का एरिया मेरे एरिया में, एमपी में इंदौर में बैठा हूँ, वहां जाके बढ़िया सेल लगा दी मैंने। 1-2 महीने रहूंगा मैं, जैकेट वैकेट बेचूंगा, वापस अपने गांव चला जाऊंगा मैं जहां से आया हूँ, इसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब मतलब मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं क्या करता हूँ 2 महीने 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट मिला, भाई जैकेट वैकेट मिल गया, ठंडों का टाइम था जैकेट मिल गया, फिर मैं गर्मियों का टाइम आया, सॉरी त्योहार का टाइम आया, राखी वाखी लेके आया, किसी शहर से राखी लेके आया, मैंने तुम्हारे शहर में जाकर राखी बेचना स्टार्ट कर दिया। 2-3 महीने बोला, 15 दिन का काम होता, राखी वाखी बेची, पैसा वैसा लग किया, अपने गाँव चला गया, तो उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जिस व्यक्ति का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, धंधा करने का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देख यहाँ पे लिखा हुआ, जो बंदा सप्लाई करता है गुड्स ऑफ सर्विस की, ठीक है, करेंगे ही ना यार, क्यों नहीं करेंगे। जिसका किस लिए करेगा, बिजनेस के लिए करेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए करेगा। क्यों 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 उस जिस पर्सन का हैविंग नो फिक्स ऑफ प्लेस इन बिजनेस, जिस व्यक्ति का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कि कहीं से भी कोई गुड्स लेके आया, कहीं पे भी दुकान लगाई, भाई तंबू गाड़ा, टेंट वेंट गाड़ा, कुछ भी किया है, फिर किराए की भी दुकान ली, रेंटेड उसने दुकान ली, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बेचा सामान, पैसा इकट्ठा किया, चला गया, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। हालांकि इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ, इसके लिए 90 दिन के लिए मैक्सिमम 90 डेज के लिए इसको वो मिलता है, क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन, की भाई 90 डेज के लिए तेको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, और एडवांस में टैक्स पे कर, 5 दिन पहले तेको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो, 90 डेज के लिए तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम चाहते हो और थोड़ा 90 डेज से और ऊपर काम करना चाहते हो, तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर उससे भी ऊपर तुम काम करना चाहते हो, 180 डेज टोटल हुआ ना, 90 डेज के लिए मिलेगा पहले, फिर प्लस एक्सटेंशन करवा लो कि भाई 90 दिन और, चलो ठीक है 90 डेज तक के लिए और आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर इससे ऊपर रजिस्ट्रेशन चाहिए, 180 डेज के ऊपर चाहिए आपको, तो आपको फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे, वो एग्जाम वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सारी चीज पढ़ा दूंगा। यहाँ पे बस ध्यान रखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो बंदा होता है जिसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती है, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है किस चीज में, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस हैं जीएसटी में सब्स्यूम्ड हुए, मतलब कि कौन कौन से टैक्सेस खा लिए जीएसटी ने, मतलब कि जीएसटी आने के कारण कौन कौन से टैक्सेस हट चुके हैं। एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं, पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे बताओ और स्टेट लेवल पे बताओ। सेंट्रल लेवल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हट गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, 3 याद रख लो, बाकी सब काट दो, 3 याद रखो भैया। सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेंट्रल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, 3 टैक्स हैं जो कि सब्स्यूम्ड हो गए, खा लिए गए, जीएसटी आने के कारण हट चुके हैं। और स्टेट लेवल पे कौन सा, सेल्स टैक्स जिसको वैट बोलते हैं, ठीक है, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स, ठीक है, ये 5-6 याद रख लेना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद जाते हैं अपन, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बचा हुआ है हमारा, और जीएसटी, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद हमारा काम कंप्लीट है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन कौन होता है और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, इसकी मैं आपको बताता हूँ, टाइम पास।
फुल्ली टाइम पास आदमी होते हैं। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग लाइसेंस लेके आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से, कोई भी है, मान के चलो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने क्या किया, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेके आ गया कि मेरे को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बना लो, ठीक है, बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले पानी पीऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, तुमको देखो, दो काम करूंगा, मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, ठीक है, फिर तुमसे बोलूंगा, तुम अगर तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा हुआ है तो मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई हम जीएसटी का आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करा देंगे, जीएसटी रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करवा देंगे, हम आपको जीएसटी का ऑडिट करा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम कौन है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, हम ये सर्विसेज देते हैं भाई, ठीक है, जीएसटी का रिटर्न फाइल करा देंगे, जीएसटी का ऑडिट करवा देंगे, जीएसटी का आपको हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, ये इनका काम होता है बस, ठीक है। तो इनका यही चीज़ है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है। और एक होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो गया कि जैसे कि भाई मेरे एप्लीकेशन, मेरे पास 1000 बिल है। देखो होता क्या है, अगर मैं किसी को बिल बना के बेचता हूँ, अगर मैंने बिल बनाए 1000, मैंने अपने सॉफ्टवेयर से, टैली जैसा सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई भी व्यापार ऐप है, उससे मैंने 1000 बिल बना दिए सेल के। अब भाई मेरे को 1000 के 1000 बिल को जीएसटी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे डालना होता है, प्रोसेस होता है भैया, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें अपने को सेल बतानी होती है हर महीने की, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जीएसटी की सेल बतानी है मेरे को, तो 1000 बिल है, क्या मैं 1000 के बिल ऐसे अपना धंधा करूं कि मैं जीएसटी के पोर्टल पे बैठ के चलाता हूँ, वो बिल भरता रहूँ। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, वो क्या करेंगी, हमारी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, व्यापार ऐप से सॉफ्टवेयर हो गया, बिलिंग, बहुत सारे बिलिंग ऐप आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, बिलिंग ऐप है, ये फलाना ठिकाना, टैली हो गया, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने एप्लीकेशन में डालेंगे, अपने जो जीएसटी जो पोर्टल है, जीएसटी की जो वेबसाइट है, जिस फॉर्मेट अपने को डालना है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और एक फाइल बनाएंगे और अपलोड करवा देंगे अपने से। तो वो काम क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली ये मैं बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो डाटा होता है अपने फॉर्मेट में डाल के वो आपको एक पीडीएफ बना के देता है या फिर एक फाइल बना के देता है, आप अपलोड कर दो, सारे के सारे 1000 बिल ऑटोमेटिक चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर स्टैंड फॉर, वाह 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 वाह, जीएसपी स्टैंड फॉर, जीएसपी शॉर्ट फॉर्म है, जीएसपी स्टैंड फॉर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर होता है, जो कि एनेबल करता है टैक्स पेयर को टू कंप्लाई करे विद द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी। सिंपल सी बात है कि भैया जो एनेबल करता है, मतलब कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप प्रॉपर करो, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर हो, जीएसटी का ऑडिट वॉडिट प्रॉपर करवाना है, तो इसके पास चले जाओ, ये सारे काम करवा देता है भैया, कि भैया ये हमारे जो क्लाइंट है, जीएसटी में जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन दे रखा हो वो कंप्लाई करे बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोविजन रूल्स रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी एक्ट। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको रट के लिखनी होगी, ठीक है। जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसकी वेबसाइट को प्लेटफॉर्म, मतलब कि वेबसाइट वगैरह बना देगा, उसके थ्रू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फालतू की चीज़ दे रखी है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर डेवलप करता है एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर अपनी वेबसाइट बनवा देगा, अपनी वेबसाइट पे बोलेगा कि भाई जो जीएसटी जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि भैया तू इस वो वेबसाइट पे डाटा डालता रहे, हम इसको कन्वर्ट करके जीएसटी पोर्टल पे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये फैसिलिटीज क्या क्या दे सकते हैं भैया, अपलोडिंग इनवॉइस अपलोड करवा देंगे, सिंपल सी बात बता दी मैंने कि रिटर्न फाइल करना अपने को किस तरीके से होगा, एज वेल एज रिटर्न फाइल करवाएगा, ठीक है। सिंगल फालतू की चीज़ है, रटना है इसको, बैठ के कुछ भी नहीं करना। ये कस्टमाइज दिया प्रोडक्ट एड्रेस, ठीक है, हाँ। और ये चीज़ फोकट की दे रखी है भैया, कस्टमाइज करेंगे भैया प्रोडक्ट की, भाई देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है भाई 1000 रुपये का है, जीएसटी का रिटर्न करवाना है तो 1000 रुपये का, अगर तुम दोनों एक साथ लेते हो तो 1500 रुपये में। ये सारी सर्विस कस्टमाइज करते हैं, अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। ये एड्रेसेस दी नीड ऑफ दी डिफरेंट यूजर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। फालतू की चीज़ें दे रखी, किसी काम की नहीं, बस रट लो बैठ के। इसके बाद क्या है जीएसटी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। मैंने आपको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की बात बता दी है। जीएसटी जो सुविधा प्रोवाइडर, मान के चलो मैं हूँ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एक एप्लीकेशन बनवाऊंगा किसी व्यक्ति से, भैया तू एप्लीकेशन बना के दे, क्योंकि इनके 1000 बिल चढ़ाने हैं, तो एक बार में एक झटके में पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट कर एक फॉर्मेट में डाल और उस पर डाल, मतलब पोर्टल पर डाल, जीएसटी की उस पर डाल, इस पर वेबसाइट पे। तो ये जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर का काम होगा। ये लिंक करता है किसके बीचों बीच का लिंक क्रिएट करता है, टैक्स पेयर बोले तो जिसको टैक्स पे करना हो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। बात खत्म। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मैंने डाला हुआ है। भैया जीएसटी एक क्या है, कंजम्पशन या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसके अंदर लिखना है
कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, हाँ भाई बिल्कुल कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट खाएगा उसको उसके पास टैक्स जाएगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको बर्डन लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर दो लाइनें चेपना है, रटना है। भैया जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है इसका अपोजिट, मतलब कंजम्पशन का अपोजिट क्या, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। जो स्टेट सेल कर रहा है उसको जीएस वो स्टेट खाएगा। तो उसके बारे में इन्होंने बता दिया कि भैया ओरिजिन बेस्ड जो टैक्स है वन है विच इज लीविड वेयर गुड्स और सर्विस आर प्रोड्यूस। जिस स्टेट में गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे उस वो स्टेट ओरिजिन बेस्ड टैक्स को खाता है, ठीक है। अब ऑन द अदर एंड, दूसरे एंड पे देखा जाए कि भैया कंजम्पशन ऑफ ए डेस्टिनेशन जो बेस्ड टैक्स है, जो कि लीविड करते हैं किस चीज पर, गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहाँ पे अपने कंज्यूम्ड किया गया है वो स्टेट खाता है, ठीक है। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ ए डेस्टिनेशन जो बेस्ड टैक्स होता है इसमें जीरो टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट एंड, इसमें क्या बोला गया है, फोकट की चीज दे रखी हुई है कि भैया जीरो टैक्स। अब जीरो टैक्स कहाँ पे लगाया जाता है, एग्जाम सप्लाई पे जीरो टैक्स रेट रखती है। तो इसमें यही चीज बोल दिया जीरो टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट। ये जो लाइन है ना, मैं तुम्हारा प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर से उठा के लेके आया हूँ, प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया, हो सकता है पूछ सकते हैं। 4 नंबर में पूरा का पूरा छेपना है अपने को, इसलिए अनसेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अनसेंट खुद बना के लेके आया, नहीं भाई, ये जो चीज दे रखा था एग्जैक्ट उठा के लाया हूँ। उन्होंने यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में समझा दिया कि भैया जीरो रेटेड सप्लाई वह होती है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट पर लगती है और इम्पोर्ट पर लगती है, आर टैक्स एज पर दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर जीरो रेटेड लगती है। तो उन्होंने जीरो रेटेड सप्लाई समझा दी, तो मैंने भी यहाँ पे उठा के चेप दी, क्योंकि लिखना पड़ेगा, नंबर मिलेंगे इससे, ठीक है। जीएसटी विल बी एक्रूड टू द स्टेट। अब यहाँ पे इन्होंने कंजम्पशन बेस्ड टैक्स के बारे में बता दिया गया कि जीएसटी, एसजीएसटी बोल सकते हैं, आप सीजीएसटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, विल एक्रू उत्पन्न होगा, कहाँ पे होगा, स्टेट वेयर दी गुड्स और सर्विसेज आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड। भैया सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी उस स्टेट के पास जाएगा जिस स्टेट ने कंज्यूम किया हुआ है, फॉर द रीजन जीएसटी इसको, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। फोकट की बात थी, हमारा काम हो चुका। डोंट वरी, बी हैप्पी, आराम से पढ़ो, चिल्ड होकर पढ़ो, शांति से पढ़ो, ठीक है। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो, ठीक है। आज का पेन कल के लिए स्ट्रेंथ बनने वाली। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चीज और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है। चैप्टर नंबर 1 का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है, जीएसटी को, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स को कहते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन डाला हुआ है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इसलिए मैं बोल रहा था याद करना इनको, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस में सब्सिम्ड हो गए जीएसटी के अंदर, ये पूछा गया है 4 नंबर में, इसलिए यहाँ पे डाल दिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना अपने को। चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही क्वेश्चंस आते हैं। और ये डेफिनेशन वगैरह है, मीनिंग देखो, ये जो मीनिंग्स है ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मीनिंग्स के बारे में आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 4 नंबर में ये चीज पूछ सकते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, फंक्शंस पूछ सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके जीएसटी काउंसिल्स पूछ सकते हैं 4 नंबर में, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ जीएसटी पूछ सकते हैं, ठीक है। बस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के बारे में 2 नंबर में कभी पूछा था तो मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक चीज पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल बना देंगे। तो सारी चीजों पे कुछ ना कुछ वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें डाली हुई हैं। ये 4 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज जीएसटी, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, फंक्शंस, डुअल मॉडल तो नहीं पूछेंगे वैसे, वन नेशन वन टैक्स भी नहीं पूछेंगे। और हाँ, इस चीज के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ओ सॉरी, ये पोर्शन ही चेंज हो गया, रुको 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 रुको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर आपसे पूछ सकते, तो यही सब चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। और ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जब तक के लिए बाय बाय।